हेलो दोस्तों। तो अपन आज अपने फ्री फास्ट ट्रैक बैच के चैप्टर नंबर 10 दैट इज ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी में पहुंच चुके हैं। हाँ भाई, पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक बैच फ्री में आपको यूट्यूब पे मिलेगा, नीचे प्लेलिस्ट दे रखी है, सब कुछ उधर मिलेगा। पर अपन हटके बाकी लोगों से एक अलग से स्पेशल चीज करने वाले हैं। बाकी सब लोग केवल समझाने पे फोकस रखते हैं, अपना ध्यान समझाने पे तो होगा, पर मेन ध्यान जिससे नंबर मिलते हैं उस पे होगा। नंबर किससे मिलते हैं सर ऑडिट में? रट्टाफिकेशन से, रटने से, आईसीआई के एग्जैक्ट हेडिंग कीवर्ड रटने से मार्क्स मिलेंगे। तो वो जिम्मेदारी मेरी होगी रटाने की, बस आप वीडियो के साथ बने रहो। ओके। और एक और चीज, जैसे कुछ ही दिनों पहले मैंने जो बुक लॉन्च करी थी फास्टैग पे, सबको उसी से होगा। सॉफ्ट कॉपी लॉन्च करी थी, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, खरीदनी हो तो। फुल्ली टेब्यूलर और चार्ट फॉर्मेट के अंदर है, टेब्यूलर और चार्ट फॉर्मेट पूरी हाईलाइटेड है, सब कुछ आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे। मेन चीज, जिस कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट के नीचे उसके क्वेश्चन दिए हुए, जितने भी आईसीआई के क्वेश्चन हैं आज तक सारे उस कॉन्सेप्ट के नीचे ही दिए हुए हैं। और ओनली 500 पेजेस, ओनली 500 पेजेस के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट एज वेल एज सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कवर मिल जाएंगे। ओके, डन। तो अपन अभी शुरू करते हैं अपना ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, दैट इज चैप्टर नंबर 10। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो सर इंश्योरेंस मतलब क्या होता है ये समझाने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है, फिर भी चलो मैं एक बार मेरा धर्म निभा देता हूं। एक बार मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूं एक बार क्या होता है। ये हमारे यहाँ पे एक है पप्पू भैया, ये कौन है हमारे पप्पू भैया। अब ये पप्पू भैया एक एक्स वाई जेड लिमिटेड से इंश्योरेंस कंपनी है, ये इससे इंश्योरेंस ले लेते हैं खुद की लाइफ का। ये बोलते हैं मेरी लाइफ बहुत प्रीशियस है, आप इसका इंश्योरेंस दे दो हमको कि कभी मैं निपटा, कभी मैं निपट गया, कभी मैं नर्कवासी हो गया तो आप मुझे कुछ पैसा पे कर देना। इसके लिए पप्पू भैया लाइफ टाइम तक इनको देते हैं प्रीमियम। क्या देते हैं कंसीडरेशन में? प्रीमियम। फिर जब कभी पप्पू भैया जब निपट जाएंगे, या तो पप्पू भैया निपट जाएंगे या फिर कुछ सालों बाद, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी एक होती है, मैं बता दूंगा आगे। अगर 15 साल बाद या फिर पप्पू भैया निपट गए, विच एवर इज अर्लियर, जब भी कुछ पहले हो गया, तो ये इनको 50 लाख रुपए या जो भी सब इंश्योर होगा वो उनको पकड़ा देंगे पप्पू भैया की लाइफ के बदले। या फिर पप्पू भैया हो सकते हैं कोई मोबाइल का इंश्योरेंस भी ले। मोबाइल, ये मोबाइल चलो आंखें का बना दी इसकी। ओके, मोबाइल हो गई, या पप्पू भैया की गाड़ी हो गई, ये गाड़ी हो गई, ठीक है ना, ये गाड़ी है अपनी। तो पप्पू भैया की गाड़ी हो गई, मोबाइल हो गई, इसका इंश्योरेंस भी ले सकते हैं कि कभी गाड़ी जल गई, कल गई, घूम गई, चोरी हो गई, तो उसका इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। उसके बदले भी पप्पू भैया प्रीमियम देंगे और इधर से उनको रुपए मिलेंगे जब पप्पू भैया की गाड़ी घूम गई, चोरी हो गई, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया इंश्योरेंस? इंश्योरेंस वेर बाय पार्टी एग्री टू अंडरटेक रिस्क ऑफ अनोदर पार्टी, एग्री टू अंडरटेक रिस्क ऑफ अनोदर, दूसरे का रिस्क मैं खुद ले रहा हूं फॉर एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन, मैं कंसिडरेशन में क्या ले रहा हूँ? प्रीमियम ले रहा हूँ उससे, फॉर हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। तो जो पप्पू भैया यहाँ पे थे ना, पप्पू भैया, उन पप्पू भैया को क्या बोलेंगे? उन पप्पू भैया को बोलेंगे या तो इंश्योर्ड या फिर अश्योर्ड। पप्पू भैया को बोलेंगे इंश्योर्ड या अश्योर्ड, और जो एक्सवाईजेड लिमिटेड इसको इंश्योरर, इंश्योरर या फिर अश्योरर। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया, आप पप्पू भैया की लाइफ का इंश्योरेंस ले सकते हो, साथ में मोबाइल, गाड़ी वगैरह या किसी ऐसी चीजों का भी ले सकते हो। तो ये दो तरह के इंश्योरेंस हो गए, तुमको बेसिक चीजें सब वैसे पता होगी ऑलरेडी। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस किसी भी पप्पू भैया जैसे बंदे को निपट जाने का, नरकवासी स्वर्गवासी होने का इंश्योरेंस। तो अब लाइफ इंश्योरेंस जो होता है ना, उसकी एक स्पेशल चीज होती है, तुम पहले भी पढ़ा हुआ होगा तुमने एडवांस अकाउंट्स के अंदर, कि लाइफ इंश्योरेंस कभी बंदे को या मरने पे मिलेगा, या तो जब उनकी डेथ हो जाए, या फिर अगर कुछ टाइम वो उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस में उन्होंने रिस्क कम इन्वेस्टमेंट प्लान लिया, रिस्क कम इन्वेस्टमेंट प्लान, तो पप्पू भैया निपटे नहीं। हो सकता है पप्पू भैया की उम्र थी 80 साल, पप्पू भैया जी गए 120 साल, 100 साल। तो एक ये भी होता है कि इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप निपटे नहीं तो भी 15 साल, 25 साल, 20 साल जो भी पॉलिसी होगी उसके तहत, आप चाहे जिंदा हो तो भी 15 साल पूरे हो गए, 20 साल पूरे हो गए पॉलिसी के, तो जो भी सम अश्योर्ड था, सम अश्योर्ड मतलब जो भी अपन को एंड में मिलने वाला था, जितने की पॉलिसी अमाउंट था, वो पॉलिसी का अमाउंट आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा आपको दे देंगे जीते जी ही। अगर मर गए तो आपके परिवार वालों को दे देंगे, अदरवाइज अगर आप जिंदा रहे तो जिंदा होने में अगर आपने 15 साल, 20 साल जो भी पॉलिसी का वो पीरियड था, टाइम पीरियड, वो कट गया तो आपको ही मिल जाएगा उतना सम अश्योर्ड फिक्स अमाउंट। ठीक है, और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस यहाँ पे ये क्या होता है? ये तो रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों कवर कर रहा है, अपना इन्वेस्टमेंट भी है, कुछ सालों बाद रिटर्न भी मिलेगा, अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। पर ये ओनली रिस्क का होता है। आपका मोबाइल गुमा, चोरी हुआ, पानी में डूबा, गाड़ी हुई जो डूब गई, कुछ भी हुआ, तो ये केवल लॉस होगा ना, उसी सर्कमस्टेंसेस में मिलेगा। कब मिलेगा? जब लॉस होगा, उसी सर्कमस्टेंसेस में मिलेगा। तो अब दोनों में फर्क क्या हो गया? ये इन्वेस्टमेंट भी सर्व करता है एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी आने पे, ये केवल लॉस होगा तभी होगा। इसका जो टर्म होता है वो फिक्स और वेरिएबल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिक्स वेरिएबल दोनों में कुछ भी हो सकता है। क्यों भाई? यहाँ पे लाइफ आपकी कोई फिक्स होती है क्या? लाइफ आप कब निपटे, आपकी लाइफ को कोई भरोसा है क्या? कभी भी निपट गए तो फिक्स तो नहीं है टर्म, और यही आपका फिक्स होगा, ये आपका टर्म यहाँ पे फिक्स होगा। ठीक है, इसके अंदर 1 साल, 2 साल के लिए कवर ले रहे, 3 साल के लिए कवर कर रहे, वो वाला हो गया।
एक है पे आउट, इसका सर्टेन होता है, पे आउट सर्टेन है मतलब या तो इंसान कभी ना कभी निपटेगा ही निपटेगा, सबको पता है, या फिर अगर नहीं भी निपटा तो 15 साल 20 साल 25 साल बाद जब पॉलिसी जब वो लिखा होगा टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट वाला, तब भी आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे पे आउट अनसर्टेन होता है, अगर मोबाइल चोरी हुआ तो ही मिलेगा, वरना 2 साल के अंदर मोबाइल चोरी नहीं हुआ तो इंश्योरेंस भी एक्सपायर और वो भी खत्म, नहीं मिलेगा पैसा। ये मल्टीपर्पज होता है, इन्वेस्टमेंट, टैक्स सेविंग, इंश्योरेंस, ये मैंने बताया टैक्स सेविंग मतलब एटीसी आपको पता होगा डिडक्शन मिलता है, तो ये सॉली फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस ही होता है। ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन आया हुआ था ये रहा। अब फटाफट चलते हैं, ये कुछ चीजें नीचे अनइंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कुछ एमसीक्यू पर्पस के लिए वो मैं बता दूंगा आपको, बाकी मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ। कौन कौन से स्टैट्यूट्स एंड रूल लगते हैं, कुछ ही नहीं, एक तो आया ये है, एक द इंश्योरेंस एक्ट लगता है, एक आईआरडीए वाला लगता है, कंपनीज एक्ट लगता है, आईआरडीए इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन एक्ट लगता है, बस एक मैंने कंपनीज एक्ट हाईलाइट करके वो हाईलाइट को ध्यान रखना, आईआरडीए वाला तो लगेगा ही लगेगा, इंश्योरेंस एक्ट तो लगेगा ही लगेगा, इंश्योरेंस कंपनी भाई कंपनीज एक्ट भी लगता है क्योंकि वो कंपनी ही होती है ना इंश्योरेंस, तो कंपनीज एक्ट भी उस पर लगेगा। ठीक है, इंश्योरर कौन हो सकता है, ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू पर्पस के लिए। देखो भाई इंश्योरेंस जो हो सकता है ना, वो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी ही होनी चाहिए, मतलब इंडियन ही होनी चाहिए, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, और जो भी पार्लियामेंट ने बनाई हुई है कोई बॉडी, जैसे एलआईसी पार्लियामेंट एक्ट के अकॉर्डिंग बनी हुई है, तुमको पता होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, टू कैरी ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, तो या तो इंडियन है या फिर इंडियन होनी चाहिए, या फिर पार्लियामेंट ने बनाई तो ऑफकोर्स इंडियन ही होगी वो, या फिर इंश्योरेंस कॉपरेटिव सोसाइटी। फॉरेन कंपनी ओनली हो सकती है बिजनेस ऑफ री इंश्योरेंस, फॉरेन कंपनी किसके लिए हो सकती है, बिजनेस ऑफ री इंश्योरेंस, और उस फॉरेन कंपनी को अपनी ब्रांच इंडिया के अंदर खोलनी पड़ेगी, उस फॉरेन कंपनी की जो ब्रांच है, फॉरेन कंपनी की जो ब्रांच है इंडिया में, वो केवल री इंश्योरेंस के बिजनेस के लिए हो सकती है, इंश्योरेंस बिजनेस के लिए नहीं हो सकती। मतलब इंश्योरेंस बिजनेस के लिए ओनली इंडियन कंपनी ही हो सकती है, फॉरेन कंपनी इंश्योरेंस बिजनेस नहीं कर सकती भाई, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉरेन कंपनी केवल उसकी ब्रांच खोल सकती है इंडिया में री इंश्योरेंस पर्पस। री इंश्योरेंस मतलब तुम क्या होता है जानते हो, चलो एक बार तुमको बताऊं, या चलो नीचे आएगा री इंश्योरेंस तभी बताऊंगा री इंश्योरेंस क्या होता है, नीचे आएगा री इंश्योरेंस को इंश्योरेंस सब आएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे भी, जब तक आपको पैसा ना मिल जाए, जब तक आपको प्रीमियम ना मिल जाए, तब तक आप रिस्क कवर नहीं करोगे, सामने वालों की रिस्क को आप कवर नहीं कर पाओगे। मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि आपका मानो आपका 1 अप्रैल 2021 से आपका इंश्योरेंस चालू होना था, 1 अप्रैल 2021 से, पर आपको प्रीमियम असली में उस बंदे ने लाके दिए 5 अप्रैल 2021 में, प्रीमियम अभी तक मिली नहीं थी, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम ही बाद में दी। और समझो इसके बीच में, इस टाइम पीरियड के बीच में, मान लो 3 अप्रैल को कोई आग लग गई, स्टॉक पूरा का पूरा तबाह हो गया, तो क्या उसको पैसा मिलेगा क्या, नहीं भाई, क्योंकि उस बंदे ने प्रीमियम लेट पे करी है, प्रीमियम लेट पे करी है तो नहीं मिलेगा उसको, जब तक अपन को फर्स्ट रिसिप्ट नहीं हो जाए, प्रीमियम की फर्स्ट रिसिप्ट हो जानी चाहिए, क्या फर्स्ट रिसिप्ट पे लगता है ये लागू होता है, फर्स्ट रिसिप्ट प्रीमियम की जब तक नहीं मिलेगी, जब तक अपन इंश्योरेंस कवर स्टार्ट नहीं करेंगे, पॉलिसी कब से भी इफेक्टिव हो। यही अगर अपन केस ले भाई साहब, अगर यही केस होता है एडवांस प्रीमियम का, 1 अप्रैल 2021 से पॉलिसी लागू होगी, पॉलिसी में लिखा होता है, पर उस बंदे ने अपन को प्रीमियम दे दिया 28 मार्च 2021 को ही, और यहाँ पे बीच में 31 मार्च को आग लग गई, तो क्या अपन प्रीमियम देंगे, क्या एडवांस प्रीमियम मिल गई, नहीं भाई, तो भी नहीं होगा, एडवांस प्रीमियम में भी नहीं होगा, क्रेडिट प्रीमियम में भी नहीं होगा। पॉलिसी कब से इफेक्टिव है, 1/4 से, तो 1/4 से बाद से ही होगा, और प्रीमियम मिल जानी चाहिए, दोनों कंडीशन पूरी हो जाएगी तभी। ठीक है, तो अब इंश्योरर फ्रॉम अज्यूमिंग रिस्क विदाउट रिसिप्ट ऑफ फंड, प्रोहिबिट है कि विदाउट, जब तक अपन को रिसिप्ट ऑफ फंड मतलब प्रीमियम नहीं मिली तब तक नहीं करेंगे, और नो रिस्क फॉर एडवांस प्रीमियम, मैंने दोनों बता दिया, एडवांस प्रीमियम मिल गई तो भी नहीं होगा। अब यहाँ पे अब अपन को दो चीज हो सकती है, या तो प्रीमियम पेबल रिसीव हो जाए, या फिर उसकी गारंटी रिसीव हो जाए प्रिस्क्राइब मैनर में, दोनों में से कुछ भी हो जाए तो हम रिस्क बियर कर लेंगे, दोनों में से कुछ भी हो गया तो इंश्योरर रिस्क ले लेगा, या तो प्रीमियम रिसीव हो जाए, या फिर कुछ प्रीमियम सॉरी इंश्योर्ड पर्सन से गारंटी मिल जाए स्पेसिफाइड मैनर, कोई भी चीज हो गई तो अपन रिस्क बेयर करेंगे, मतलब इंश्योरेंस कंपनी। अब ये देखो, पॉलिसी इशू हो गई 25 मार्च को, पर अभी तक प्रीमियम नहीं मिली, फायर एक्सीडेंट हो गया 5 मार्च को, मिलेगा क्या, नहीं भाई, क्लेम नहीं मिलने वाला, भाड़ में जाओ यहाँ से, तुमने पैसा दिया ही नहीं है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन, हर इंश्योरेंस कंपनी जो भी इंडिया के अंदर काम कर रही है उसको पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है, जब तक वो आईडीए से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लेगी तब तक वो इंश्योरेंस का काम नहीं कर सकती इंडिया के अंदर। और इंडियन इंश्योरेंस कंपनी किसको कहेंगे, जिसकी 49% से ज्यादा फॉरेन होल्डिंग नहीं हो, सॉरी फॉरेन के जो बंदे होते हैं उनके, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर, वो अपनी इंडियन कंपनी के 49% से ज्यादा शेयर होल्ड नहीं करने चाहिए, डू नॉट एक्सीड 49% उनकी होल्डिंग, फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग अप टू 49% ही हो सकती है, तभी उसको इंडियन कहेंगे। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो जानी चाहिए, इंडियन कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू पर्पस के लिए। 100 करोड़ मतलब 100 करोड़ आपकी होनी चाहिए, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी खोलनी चाहते हो तो आपकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ होनी ही होनी चाहिए, वरना आप खुद की कंपनी जब 100 करोड़ की नहीं है, छोटी कंपनी है, तो आप क्या दूसरों का
रिस्क कवर कर लोगे भाई, सीधी बात है, खुद आप बड़े होने चाहिए तभी तो दूसरों का रिस्क कवर कर पाओगे। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एक्सक्लूडिंग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब माइनस करने पड़ेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसके बाद 100 करोड़ चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद 100 करोड़ चाहिए। अब एक होता है सॉल्वेंसी रेशियो, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, सॉल्वेंसी रेशियो सॉल्वेंसी मार्जिन। आईसी ने दो अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग जगह फेंक रखा था, मैंने दोनों को उठा के एक जगह डाल दिया, सॉल्वेंसी रेशियो और सॉल्वेंसी मार्जिन, दोनों एक तरह से सेम ही चीजें बताता हूँ। सॉल्वेंसी रेशियो मतलब कुछ ऐसा मार्जिन, जैसे तुमने आरबीआई में पढ़ा था एसएलआर, एएलआर, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तुमने वो नहीं पढ़ा था क्या? और वैसे ही कि आरबीआई जो प्रिस्क्राइब करेगी कि कुछ मिनिमम अमाउंट आपको अपने पास रखना पड़ेगा एक लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, सेम इसका भी ऐसा ही है कि आपको आपके असेट वगैरह का कुछ कैपिटल पोर्शन आपको अपने पास रखना पड़ेगा, मिनिमम इतना तो सॉल्वेंसी आपको रखना ही पड़ेगा, असेट शुड बी ग्रेटर देन लायबिलिटी, और इस तरह की चीज को प्रिस्क्राइब करी है इन्होंने कि आपके असेट हमेशा लायबिलिटी से ज्यादा होनी चाहिए, और कितनी ज्यादा होनी चाहिए, कितनी रेशियो आपको मेंटेन करना है वो देना पड़ेगा। मतलब ये खुद सॉल्वेंट होनी चाहिए कंपनी, खुद इंसॉल्वेंट ना हो जाए, पता चला लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाए एसेट से, तो वो प्रिस्क्राइब कर रखा है। तो मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन दे रखा है 150% ऑफ असेट माइनस लायबिलिटी, 150% ऑफ असेट माइनस लायबिलिटी होना चाहिए। पर आईसीआई ने कुछ एमसीक्यू के अंदर 50% ऑफ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल भी कर रखा है, डायरेक्ट मेरे को नहीं पता, ठीक है। आईसीआई ने दो चीज कर रखी है अभी यहाँ पे, अब तुम दोनों ध्यान में रखना, जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन हो उस हिसाब से तुम वहाँ पे एग्जाम में फाइंड करके आ जाना एमसीक्यू के अंदर। अगर असेट लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन दे रही है तो 150% ऑफ असेट माइनस लायबिलिटी, और बाकी आईसीआई ने एमसीक्यू में डायरेक्ट क्या कर रखा है 50% ऑफ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, और मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल मतलब 100 करोड़ है, यहाँ पे तुम घूम सकते हो, वहां पे आईसीआई एक्चुअल पेड अप शेयर कैपिटल भी देगा, और मिनिमम तुमको पता होगी कि 100 करोड़ है, एक्चुअल में दे दिया मान लो 120 करोड़ है, तो मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन कितना होना चाहिए 60 करोड़, गलत, 60 करोड़ नहीं, मिनिमम कितना है 50 करोड़ होना चाहिए, 100 का 50%, ठीक है। ये आईसीआई ने एक एमसीक्यू में गेम खेला हुआ है, इसीलिए तुमको बता रहा हूं, ठीक है। अब ये है सॉल्वेंसी मार्जिन के यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हर इंसान को सॉल्वेंसी मार्जिन भरनी पड़ेगी पूरे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर में आपको वो मार्जिन मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप केवल ईयर एंड पे जो लास्ट डे उसी वक्त बोल रहे हो कि इस टाइम मैंने मार्जिन मेंटेन कर ली उतना काफी, नहीं भाई ऐसा नहीं, पूरे साल भर ओनली लास्ट डे पे काम करने पे काम नहीं चलेगा, ओनली लास्ट डे पे मेंटेन करेगा हमने सॉल्वेंसी मार्जिन, सही है क्या? नहीं भाई, ओनली लास्ट डे पे मार्जिन मेंटेन नहीं करनी, पूरे ड्यूरिंग द ईयर है उस टाइम पे मेंटेन करनी है। Section 64 है asset over amount of liability, excess the value of asset over liability not less than 50% of amount of minimum care capital, मतलब कम से कम 50% तो होना ही चाहिए, कम से कम 50%, asset should be greater than liability and कम से कम 50% of minimum paid up share capital, समझ गए होंगे, कम से कम 50% of minimum paid up share capital, बाकी asset should be greater than liability, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, asset should be greater than liability and कम से कम 50% of minimum paid up share capital, ठीक है। अब कभी कभार हो सकता है कि अथॉरिटी कोई अलग सॉल्वेंसी मार्जिन बता दे, जो भी आईआईडी रेगुलेशन वगैरह है वो कभी अलग सॉल्वेंसी मार्जिन बता दे कि इसके अलावा हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को बोल दिया कि नहीं तेरे को और ज्यादा मेंटेन करनी है, तेरे को 150% मेंटेन करना है, 200% मेंटेन करना है, उसको कहेंगे कंट्रोल लेवल सॉल्वेंसी, कंट्रोल अथॉरिटी स्पेसिफाई लेवल ऑफ सॉल्वेंसी नोन एज कंट्रोल लेवल सॉल्वेंसी। अगर उन्होंने सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन नहीं करा, किसी भी टाइम पीरियड पर पता पड़ा कि उन्होंने सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन नहीं करा, तो क्या करेंगे, तो उन लोगों को जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको कोई फाइनेंशियल प्लेन सबमिट करना पड़ेगा, क्या सबमिट करना पड़ेगा, फाइनेंशियल प्लान सबमिट करना पड़ेगा कि ये हमारा फाइनेंशियल प्लान है, आगे का फ्यूचर प्रोजेक्शन ये है कि अब हमारा ये इतना सेट होगा, इतनी लायबिलिटी होगी, इतना रेवेन्यू होगी, ये हमारा नया नया प्लान है, इस वजह से अब हमारा प्लान अच्छा हो गया तो हमारी कंपनी भी सुधर जाएगी, तो हमारी सॉल्वेंसी मार्जिन भी ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगी, मतलब उनको एक फाइनेंशियल प्लान देना पड़ेगा, फ्यूचर का फाइनेंशियल प्लान। अगर उन्होंने फ्यूचर का प्लान मॉडिफाई, उनको लगा आईडी को नहीं इसको कोई मॉडिफाई करना है तो वो मॉडिफाई भी करवाएगी, और अगर उन्होंने मॉडिफाई नहीं करा या फिर फाइनेंशियल प्लान सबमिट ही नहीं करा या फिर फाइनेंशियल प्लान सबमिट ही नहीं करा, तो इन केसेस के अंदर कंपनी को इंसॉल्वेंट करार दे दिया जाएगा कि कंपनी इंसॉल्वेंट है, ठीक है। इफ एनी टाइम नॉट मेंटेन रिक्वायर्ड टू सबमिट फाइनेंशियल प्लान, अगर कहीं भी मेंटेन नहीं करा तो फाइनेंशियल प्लान देना पड़ेगा कि कैसे वो करेक्ट करेंगे डेफिशिएंसी को, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अगर अथॉरिटी बोलेगी तो, अगर फेल हो गए कंप्लाइन करने में तो इंसॉल्वेंट कह दिया जाएगा, उनको इंसॉल्वेंट करार कर दिया जाएगा, डिफॉल्ट मान लेंगे। सो सॉल्वेंसी मार्जिन नॉट टू बी मेंटेन ऑन, सॉरी या गलत ये हटाओ, मतलब इसकी लैंग्वेज अलग है, मैं बता रहा हूँ, जो नॉट मेंटेन द सॉल्वेंसी मार्जिन थ्रू आउट द ईयर, पूरे थ्रू आउट द ईयर मेंटेन नहीं करी इसलिए ये टीनेबल नहीं है, पूरे थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करनी है, ओनली ईयर एंड पे मेंटेन नहीं रखनी।
अकाउंट ठीक है, अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट सबको मेंटेन करने होते हैं, वैसे इसको मेंटेन करने हैं, देख लो बैलेंस शीट, P&L, सेपरेट अकाउंट फॉर रिसीव पेमेंट, ठीक है। पर एवरी इंश्योरेंस सेट कीप ए सेपरेट अकाउंट फॉर शेयर होल्डर एंड पॉलिसी होल्डर। शेयर होल्डर और पॉलिसी होल्डर के अलग अलग अकाउंट रखने पड़ेंगे। शेयर होल्डर तुम जानते हो क्या होते हैं, पॉलिसी होल्डर भी तुम जानते हो क्या होता है, ठीक है ना। तो इस इंश्योरेंस कंपनी को शेयर होल्डर और पॉलिसी होल्डर के अलग अलग अकाउंट रखने पड़ेंगे। पॉलिसी होल्डर मतलब जिसने पॉलिसी ले रखी, खरीद रखी है, उससे लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो। शेयर होल्डर जिसने कंपनी के जो शेयर होल्डर है ऑफकोर्स वो ऑडिट करानी पड़ेगी एनुअली, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा भाई, C&AG अपॉइंट करेगी। किस किस में, जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो GIC है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स सब्सिडरी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड उसकी सब्सिडरी और उसके डिवीजन में कौन अपॉइंट करेगा, C&AG। एंड पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी भी, पब्लिक सेक्टर जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड लिमिटेड इंश्योरेंस। तो किस किस में, एक तो जनरल इंश्योरेंस और उसकी सब्सिडरी। सब्सिडरी ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुमको पहले बता दो, चलो तुम अगर यू इग्नोर मार रहे हो तो इसको MCQ पर्पस वगैरह के लिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो सेकेंड तो C&AG AGM सॉरी C&AG किस किस लिए अप्लाई करेगी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उसकी सब्सिडी और उसके डिवीजन, जनरल इंश्योरेंस उसके सब्सिडी और उसके डिवीजन के लिए C&AG बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQ के लिए और केस सिनेरियोस के लिए भी और पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी। बाकी जनरली जो बाकी कंपनीज के अंदर कौन अपॉइंट करता है, बाकी जनरली एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर होता है ना, एनुअल जनरल मीटिंग में कौन शेयर होल्डर करता है। तो इनके अलावा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, सब्सिडी उनके डिवीजन और पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी के अलावा बाकी कोई भी कंपनी होगी तो AGM में, एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। करंटली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, तुम इग्नोर मार रहे हो, मेरे को पता नहीं। करंट ऑडिटर कितने, मैक्सिमम एक ऑडिटर 3 इंश्योरेंस कंपनी की ही ऑडिट ले सकता है, मैक्सिमम एक ऑडिटर 3 इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट ले सकता है और उन 3 के अंदर मैक्सिमम या तो 2 LIC या 2 GIC, या तो 2 LIC या GIC, ठीक है ना। तो ओनली 3 इंश्योरेंस कंपनी की, 3 इंश्योरेंस कंपनी मतलब LIC प्लस GIC मिला के, LIC प्लस GIC की ऑडिट मिला के मैक्सिमम में 3 ले सकता हूं। एंड पर LIC या GIC में से किसी की भी 2 से ज्यादा नहीं ले सकता, नॉट मोर देन 2 LIC और 2 GIC। तो LIC और GIC की स्पेसिफिक बात करूं तो 2 ही ले सकता हूं मैक्सिमम, पर दोनों की मिला के बात करूं तो 3 ही टोटल ले सकता हूं, ठीक है, समझ गए। मैंडेटरी ज्वाइंट ऑडिट है, मैंडेटरी ज्वाइंट ऑडिट है। अब तुमने बैंक ऑडिट अगर लिंक कराऊं, मैं तुमको बैंक ऑडिट में ही पढ़ा था, वहां पे भी मैंडेटरी ज्वाइंट ऑडिट था। सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होता है, मैंडेटरी ज्वाइंट ऑडिटर होता है, 4 ऑडिटर कम से कम होने चाहिए, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ज्वाइंट ऑडिटर, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर के 4 कम से कम ज्वाइंट ऑडिटर होने चाहिए। इधर मैंडेटरी ज्वाइंट ऑडिट बोलिए मतलब 2 ऑडिटर भी हो तो भी काफी है, इधर कोई स्पेसिफाई करा नहीं है, 4 होते हो बैंक की तरह। रिम्यूनरेशन जनरल मीटिंग में फिक्स होगी। और ये मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, ये भी देख लेना, जो ब्रांच ऑडिटर की क्या ड्यूटी है, देखो पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी में डिविजनल ऑफिस होगा, जो भी उनकी ब्रांच होगी, इंश्योरेंस कंपनी की कोई भी ब्रांचेस है, हर छोटी छोटी के फैली भी होती है वो ब्रांचेस, वो अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे और उसकी ऑडिट होगी, ठीक है, वो उसकी नॉर्मल है। पर प्राइवेट कंपनी के अंदर ये सेम जो बैंक के अंदर दे रखा था, बैंक के अंदर भी ऐसा ही दे रखा था, किसको में, प्राइवेट बैंक, ओनली प्राइवेट बैंक, यहाँ पे भी सेम कैसा है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, दोनों के अंदर सेम काम, मैंने प्राइवेट उसमें भी बताया था मैंने तुमको बैंक और चैप्टर के अंदर, प्राइवेट बैंक में भी दे रखा था कि वहां पे जो अकाउंटिंग एंड ऑपरेशनल सिस्टम था वो सब सेंट्रलाइज होता है हेड ऑफिस के पास, वो किसके पास, सेंट्रलाइज होता है हेड ऑफिस के पास हेड ऑफिस के पास। सो अकाउंट्स ऑफ ऑल द डिवीजन ट्रायल बैलेंस एंड देयर बैलेंस शीट आर प्रिपेयर एट द हेड ऑफिस ओनली। सो कंसोलिडेशन उन पे एप्लीकेबल होता ही नहीं है, कंसोलिडेशन उन पे एप्लीकेबल होता ही नहीं है, ठीक है। चलो, हाँ ये वापस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQ पर्पस, इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। हर एक LIC इन्वेस्टमेंट भी करती है, LIC जैसी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो LIC उनके जितना भी पॉलिसी होल्डर से फंड मिलता है उसका क्या करती है, वो इन्वेस्ट ही तो करती है अलग अलग जगह, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या जहाँ पे भी करती है। तो एक इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उनको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी बना के रखना पड़ेगा रिस्क फ्री करने के लिए। तो जो इंश्योरेंस ये इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम सही चल रहा है नहीं चल रहा, वो एक CA से उनको सर्टिफाई कराना पड़ता है, वो एक CA से उनको सर्टिफाई कराना पड़ता है। पर वो जो सर्टिफिकेशन होगा वो कोई भी एग्जिस्टिंग ये वाले CA नहीं होने चाहिए, स्टैट्यूटरी, इंटरनल और कॉन्करेंट। ये लोग इसको सर्टिफाई नहीं कर सकते, कौन कौन, तीनों नहीं कर सकते, ध्यान रखना, हर बार तो कहीं पे रिस्ट्रिक्शन होता है कि और स्टैट्यूटरी और ऑडिटर पे होता है, तुमको पता हो तो। पर यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो इंटरनल और कॉन्करेंट पे भी रिस्ट्रिक्शन है कि जो इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को सर्टिफाई करवाना है इनको, वो स्टैट्यूटरी, इंटरनल, कॉन्करेंट, इन तीनों के अलावा किसी और से उनको सर्टिफाई कराना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। कारो 2020 भाई सब पे लगता है तो इस पे नहीं लगेगा भाई, बताया तो था तुमको, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, स्मॉल अंडर सेक्शन 8 वो कंपनी पे नहीं लगता है, तुमको समझाया तो था उस दिन, बताया तो था, कारो का लेक्चर वापस जाओ के देखो तुम, वरना बैंक पे भी नहीं लगेगा, इस पे भी नहीं लगेगा, ठीक है।
टैक्स ऑडिट नॉर्मल जो लगती है इस पर भी वही लगेगी। अगर कहीं पे कंपनीज एक्ट वर्सेस आईआरडीए एक्ट लड़ाई कर रहे हो, डिशम डिशम कर रहे हो कि कंपनी एक बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए, आईआरडीए बोल रहा है ऐसा होना चाहिए, तो भाई कौन प्रिवेल करेगा, कब कौन आगे बढ़ेगा, किसकी बात माने भाई, कभी भी ऐसा हो रहा है तो आईआरडीए के रूल प्रिवेल करेंगे हमेशा। कौन प्रिवेल करेगा? आईआरडीए रूल्स विल प्रिवेल ओवर द कंपनीज एक्ट। एक और लिंकिंग कराऊं तुमको, चलो एक लिंकिंग कराता हूं। मैंने कभी बोला था कि अगर कभी प्रोफेशनल एथिक्स एक चैप्टर पढ़ाया था, तब अगर प्रोफेशनल एथिक्स वर्सेस कोई भी एक्ट या फिर लॉ रेगुलेशन अलग बता रहा हो तो कौन फॉलो करेगा? प्रोफेशनल एथिक्स वर्सेस एक्ट और लॉ रेगुलेशन कौन बोलेगा? भाई यहाँ पे एक्ट और रेगुलेशन, मतलब यहाँ पे अगर कंपनी एक्ट होता तो कंपनी एक्ट ओवर रूल करता, प्रोफेशनल एथिक्स गया भाड़ में। और यहाँ पे पर उल्टा हो गया, यहाँ पे आईआरडी क्योंकि स्पेसिफिक अथॉरिटी है जो इंश्योरेंस कंपनी को गॉन कर रही है, ठीक है ना, तो आईआरडी यहाँ पे सुपरविल करेगा। ये भी अच्छा है, ये ओल्ड कोर्स में आया हुआ है वैसे तो इसका क्वेश्चन, तो मैंने अभी अपनी बुक में डाला नहीं क्योंकि ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन, वैसे ओल्ड कोर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो तो मैंने डाले ही है, पर ये ठीक है एक ही बार आया था एग्जाम में तो भी मैं एक बार बता देता हूँ। कंपेरेटिवली बाकियों को स्किप करो तो ये तो देखना है तुमको। ऑडिट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे पूरी की पूरी बुक्स की ऑडिट होगी, जैसे अपन रिवेन्यू अकाउंट बनाते हैं, एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग पेंडल बनाते हैं, वैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी आप एक अलग से बनता है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की भी अपन को ऑडिट करनी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकाउंट में अपन को ऑडिट में देखना है कि वो बुक्स के जितने जैसा ही बना है, प्रोविजन के हिसाब से ही बना है, जो प्रोविजन एक्ट एंड प्रोविजन होता है वो वाला प्रोविजन एंड थ्रू एंड फेयर है। एग्रीमेंट विद द बुक्स, बुक्स के हिसाब से हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया है, रिसिप्ट के हिसाब पेमेंट अकाउंट किसके बुक्स के हिसाब से बनाया है, और इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन बनाया है, कैसे? बुक्स के अकॉर्डेंस और प्रोविजन के अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग और प्रोविजन के अकॉर्डिंग बनाया है, इसलिए वो ट्रू एंड फेयर है। बुक के अकॉर्डिंग हमने बनाया है, प्रोविजन के अकॉर्डिंग हमने बनाया है, इसलिए वो ट्रू एंड फेयर है भाई। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया है ना वो हमने बुक्स के अकॉर्डिंग बनाया है, जैसी बुक्स थी उसी के अकॉर्डिंग हमने बनाया है, बुक्स के अंदर जो डाटा है उसके अंदर जो डाटा है वो मैच हो रहा है, कोई भी मिसमैच नहीं है। तो जो बुक्स के अकॉर्डिंग जो डाटा है और जो प्रोविजन के अकॉर्डिंग डाटा है, सॉरी जो प्रोविजन बोलता है जैसे से रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है वैसा ही बनाया है, इसीलिए वो ट्रू एंड फेयर है। बुक्स को भी हमने कंप्लाई करा है, प्रोविजन को भी हमने कंप्लाई करा है, एक्ट एंड प्रोविजन वाला को भी कंप्लाई करा है, इसलिए वो ट्रू एंड फेयर है, ठीक है। मतलब वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बुक्स के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, बुक्स का डाटा इसका डाटा मैच होना चाहिए। अपन को ओपिनियन देनी पड़ेगी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ही बना है ना, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ट्रू एंड फेयर है ना, ये बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो मैंने बताया था वही है, तुम हो जाएगा ये मुझे लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, कभी एमसीक्यू पर्पस के लिए ऐसे पूछ ले तो इसको थोड़ा रिफाइन करके डाला है मैंने। चलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एलआईसी वर्सेस जीआईसी, सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों पे लगते हैं एक्सेप्ट एस3 एस17, इन पे एलआईसी पे नहीं लगता, एस3 एस17 एस13 इस पे नहीं लगता। मतलब लगता है ऐसे नहीं है, मतलब कि कैश फ्लो मेथड जो होता है, कैश फ्लो मेथड बोलता है ना कि कैश फ्लो, एस3 बोलता है कैश फ्लो आप कैसे बना सकते हो, इनडायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड, पर इसकी इन दोनों के अंदर बोलता है कि केवल आपको डायरेक्ट मेथड से बनाना पड़ेगा। कैसे? आपको केवल डायरेक्ट मेथड से बनाना पड़ेगा, आप इनडायरेक्ट मेथड फॉलो नहीं कर सकते। तो एस3 केवल कभी एमसीक्यू में कोई पॉइंट आ जाए कि इसने इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बनाया, बताओ क्या है? नहीं भाई गलत है, डायरेक्ट मेथड से नहीं बना सकते, केवल डायरेक्ट मेथड से बना सकते हैं, एस3 पे नहीं लगता है, मतलब एस3 का ये कंप्लाई नहीं करेंगे तो भी चलेगा। और एक होता है एस17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, सेगमेंट रिपोर्टिंग यहाँ पे सब पे लगेगा, इसके जितने भी सेगमेंट होंगे दोनों के दोनों पे, जितने भी सेगमेंट वहां पे, बाकी में क्या होता है 10% ऑफ सेट, 10% ऑफ रिवेन्यू, और या फिर एक और कोई कंडीशन होती है उसके हिसाब से लगता है ना सेगमेंट रिपोर्टिंग, अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो वो भी सेगमेंट रिपोर्टिंग करनी होती है। यहाँ पे सेगमेंट सारे सेगमेंट दिखाने, यहाँ पे सारे के सारे सेगमेंट दिखाने, इररिस्पेक्टिव ऑफ लिस्टिंग एंड टर्नओवर, इररिस्पेक्टिव ऑफ लिस्टिंग एंड टर्नओवर यहाँ पे सारे सेगमेंट दिखाने, ठीक है। तो एस 370 यहाँ पे नहीं लगता, और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एस 13 भी नहीं लगता, अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, इसके लिए कुछ अलग इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब करी हुई है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इस पे नहीं लगता, किस पे नहीं लगता? जीआईसी पे नहीं लगता, एलआईसी पे तो लगता है, जीआईसी पे नहीं लगता है, ठीक है। प्रीमियम इनकम वेंट जब ड्यू हो जाएगी, जब रिकॉग्नाइज करेंगे इधर ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। अब एक ये डिस्क्लोजर ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट लायबिलिटी का कैसा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, एक बैंक ऑडिट के अंदर भी था ये सेम सेम क्वेश्चन, तुमको याद होगी कंटिजेंट लायबिलिटी यहाँ पे कौन कौन सी होती है, कैसे डिस्क्लोजर करना होता है, याद है? वहां पे मैंने क्या बताया था, ओसीपीए की गर्लफ्रेंड तेरा बॉयफ्रेंड तो कंटिजेंट लायबिलिटी है, ओसीपीए की गर्लफ्रेंड तेरा बॉयफ्रेंड तो कंटिजेंट लायबिलिटी है, बताया था वहां पे। वही ट्रिक यहाँ पे थोड़ी थोड़ी तुसी काम आ जाएगी। ओ यहाँ पे काम आएगा अदर, सी यहाँ पे आएगा क्लेम अदर देन दोस पॉलिसी नॉट एक्नॉलेजेस दैट, ठीक है ना, वहां पे था क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेजेस दैट, यहाँ पे भी सेम ही है, क्लेम अदर देन दोस अंडर पॉलिसी नॉट एक्नॉलेजेस दैट। ओ काम आ गया, सॉरी ओ काम आ गया, सी काम आ गया, पीबी काम आ जाएगा अपना पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वहां पे भी था। अब वहां पे एफ था, वो एफ यहाँ पे काम नहीं आएगा, जी काम आएगा, बिल्कुल आएगा, गारंटी गिवन बाय कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, गारंटी गिवन बाय द इंश्योर ऑन बिहाफ ऑफ अदर कंपनी, एंड देन एफ यहाँ पे काम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम आएगा, ओ सी पी जी, ओ सी पी जी, इसी से याद होगा, ए यहाँ पे ए और एफ हटाना पड़ेगा तुमको,
ठीक है। तो अदर क्लेम अदर देन दोस अंडर पॉलिसी नॉट एक्नॉलेज एज डेट, पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट गारंटी, 2 सेकंड होल्ड करो। तो अपन थे OCPA तो आएगा ही नहीं इसमें, पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट गारंटी गिवन बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। ठीक है, अब बाकी ये कुछ अलग अलग चीजें वो आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे। एक ये डी वाला पॉइंट हो गया, ये अलग से याद करना है, ये अलग से याद करना है, ये अलग से याद करना है। अंडर राइटिंग कमिटमेंट, अंडर राइटर तुम जानते हो अंडर राइटर क्या होता है। अंडर राइटर जो भी अंडर राइटर तुमने पढ़ा होगा ना, अंडर राइटर का कोई भी पॉलिसी इशू करी, किसी भी पॉलिसी अगर जितना कमिटमेंट था उतना सेल नहीं हो पाया तो उतना अंडर राइटर खरीद लेगा। जैसे वो शेयर्स के अंदर नहीं होता कि जितने शेयर इशू करे किसी ने आईपीओ लाई कोई कंपनी, तो जितने शेयर पब्लिक में नहीं बिक पाए तो कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, वो शेयर कौन अंडर राइटर खरीद लेता है, सेम वही वाला है। यहाँ पे एक और एफ वाला पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कंटिजेंट लायबिलिटी ये होती है ना, दिमाग में आते हैं ना, स्टैट्यूटरी डिमांड लायबिलिटी इन डिस्प्यूट नॉट प्रोवाइडेड फॉर, रीइंश्योरेंस ऑब्लिगेशन टू द एक्सटेंट नॉट प्रोवाइडेड फॉर। रीइंश्योरेंस क्या होता है वो आगे समझाऊंगा तुमको, ठीक है ना। तो अब ये OCPA की गर्लफ्रेंड से ये भी याद हो जाएगा। और बाकी एक दो पॉइंट तुमको क्या अलग से याद करने हैं, अंडर राइटिंग कमिटमेंट और एक स्टैट्यूटरी डिमांड, ये दो याद कर लो, अंडर राइटिंग कमिटमेंट और एक स्टैट्यूटरी डिमांड। ये हटाओ, ठीक है। चलो अब यहाँ से गेम असली वाला शुरू हो गया। सबसे पहले अपन ने सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के ऑडिट के अंदर कैसे क्या क्या पॉइंट्स वेरीफाई करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस आएगा बाद में। तो अब ये क्वेश्चन आया हुआ एक्चुरियन प्रोसेस के ऊपर। एक्चुरियन प्रोसेस क्या होती है और ऑडिटर को कैसे उसकी ऑडिट करनी है ना। तो सबसे पहले एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली तुम जानते हो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वैसे एक्चुअली भी होता है, तुमको पता होगा वैल्यूएशन वगैरह करता है, ये सारी चीजें करता है। तो एक्चुअली में इसका यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी में एक्चुअली का काम है, एक्चुअली कंपनी का मेन काम होता है एक्चुअली का, जो भी लॉस हो जाता है, लॉस हो गया तो लॉस को असेस तो करना पड़ेगा ना। गाड़ी पूरी की पूरी खराब हुई, गाड़ी के 2-3 हेडलाइट वगैरह फूटी या कुछ फूटा, स्टॉक इतना बर्बाद हुआ, तो एक्चुअली क्या होगा उस लॉस को एस्टिमेट करेगा। एक तो उसका क्या काम है, वो रिस्क वो लॉस को एस्टिमेट करेगा लॉस होने के बाद और लॉस होने के पहले भी। कभी भी पॉलिसी ले रहे होते हैं, अगर बहुत सारा स्टॉक पड़ा है, बहुत सारी गाड़ियां पड़ी है, जो भी पड़ा है, तो आप जब ले रहे होते हैं तो उसको कितना प्रीमियम चार्ज करे वो डिपेंड करेगा कंपनी पे, रिस्क पे, कि जितनी ज्यादा रिस्क होगी उतनी ज्यादा प्रीमियम कंपनी चार्ज करेगी ऑफ कोर्स। तो अब वो रिस्क कैसे क्वांटिफाई करे, तो वो रिस्क क्वांटिफाई करने के लिए वो उसकी एक्चुअलियन की मदद लेते हैं, ठीक है ना। ऐसी अलग अलग बिजनेस के वैल्यूएशन मॉडल होते हैं, रिस्क मॉडल होते हैं, मेथोडोलॉजी आती है अलग अलग कि इंश्योरेंस कंपनी को कैसे रिपोर्टिंग करनी है, कैसे वैल्यूएशन निकालनी है किसी भी चीज की, बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे करनी है, असेट की वैल्यूएशन कैसे करनी है, रिस्क की वैल्यूएशन कैसे करनी है, यहाँ पे एक्चुअली काम आएगा, ठीक है ना। डिटेल एनालिसिस टू ऑफ डाटा टू क्वांटिफाई रिस्क, रिस्क को क्वांटिफाई करेगा एक्चुअली, ठीक है ना। और ये मेन एरिया होता है एक्चुअली डिपार्टमेंट के। बीएमएस पीएमएस क्या होते हैं, बीएमएस पीएमएस 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 बीएमएस पीएमएस, साथ साथ बोलो तो याद होगा भाई, बीएमएस पीएमएस बीएमएस पीएमएस। एक्सीडेंट डिपार्टमेंट के क्या एरिया होते हैं, बीएमएस पीएमएस बीएमएस पीएमएस। बिजनेस प्लानिंग करता है एक्चुअली डिपार्टमेंट जो होता है मतलब एक्चुअली होता है बिजनेस प्लानिंग करता है। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग ऑन वेरियस बिजनेस वैल्यूएशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग करता है बहुत सारे बिजनेस वैल्यूएशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल ऑफ एलआईसी पे। स्टैट्यूटरी वैल्यूएशन भी करता है, प्रोडक्ट अलग अलग तरह की प्रोडक्ट डेवलप भी करता है और उसकी प्राइसिंग भी निकालता है कि इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर इतना रिस्क है। मॉडल डेवलपमेंट भी करता है, सॉल्वेंसी मैनेजमेंट भी करता है। तो बीएमएस पीएमएस, बी से बिजनेस प्लानिंग, एम से मैनेजमेंट रिपोर्टिंग ऑन वेरियस वैल्यूएशन मॉडल, बिजनेस प्लानिंग मैनेजमेंट रिपोर्टिंग ऑन वेरियस बिजनेस वैल्यूएशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल। स्टैट्यूटरी वैल्यूएशन, यहाँ पे मैनेजमेंट थे, यहाँ पे बिजनेस वैल्यूएशन आ गया, यहाँ पे स्टैट्यूटरी वैल्यूएशन आ गया। बीएमएस बिजनेस प्लानिंग मैनेजमेंट रिपोर्टिंग ऑन वेरियस बिजनेस वैल्यूएशन, एस से स्टैट्यूटरी वैल्यूएशन, पीएमएस पी से प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्राइसिंग, मॉडल डेवलपमेंट, सॉल्वेंसी मैनेजमेंट, ठीक है। तो सर्टिफाई वेदर द, अब ऑडिटर क्या चेक करेगा, वो देखेगा कि जो भी एक्चुअल लायबिलिटी वगैरह थी वो वैल्यूएशन वगैरह सही है ना, वो जो भी एक्चुअली ने जो भी अजम्पशन वगैरह लिए है वो अजम्पशन वगैरह भी सही है ना। ऐसे 500 याद कर लो, ऑडिट एविडेंसेस वाला पढ़ा हुआ है, वरना पढ़ लेना जाके, मतलब पढ़ाएंगे टेंशन नहीं है। तो अजम्पशन क्या है वो सारे वेरीफाई करेगा, सीसीओ वाले कंपिटेंसी कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी से अपन वेरीफाई करते थे, वही वाले हैं, चलो आएंगे बाद में। फ्री लुक कैंसिलेशन क्या होता है सर, फ्री लुक कैंसिलेशन होता है जब ये अपन ने कभी पॉलिसी खरीद ली, पॉलिसी खरीदने के अंदर अंदर अपन ने उसकी बात में 15 दिन के अंदर अंदर उसकी टर्म एंड कंडीशन वगैरह पढ़ी और अपन को लगा कि यार ये नहीं जम रही पॉलिसी, यार गलती से ले ली है, मुझे नहीं जम रही, मुझे वापस देनी है पॉलिसी, कब तक इसको जिंदगी भर भुगतता रहूंगा। तो अगर ऐसा कोई भी केस है तो 15 दिन के अंदर अंदर आप पॉलिसी को, आपकी टर्म एंड कंडीशन कुछ गलत है कि आपको नहीं समझ आ रही है कि आपको नहीं जम रही है, तो आप उसको पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हो 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना। तो पर ये केवल 15 दिन के अंदर अंदर ही होगा। वो जो भी आपने प्रीमियम दी होगी उसमें से कुछ चीजें कट करके, थोड़ा बहुत चीजें कट करके, उनके एक्सपेंस वगैरह हटा के वो आपको बाकी का अमाउंट रिफंड कर देंगे। चलो बताऊं, पीरियड ऑफ 15 दिन, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जब से मुझे पॉलिसी डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में आए जब से 15 दिन,
मैं रिव्यू करूंगा टर्म एंड कंडीशन, मुझे नहीं समझ में आई तो ऑप्शन है मेरे पास रिटर्न करने का। ऑप्शन क्या है मेरे पास? रिटर्न करने का। और मेरे को रीजन भी देना पड़ेगा मेरा क्यों मैं रिटर्न कर रहा हूँ। और एंटाइटल फॉर रिफंड ऑफ प्रीमियम पेड, कितना मेरे को क्या रिफंड प्रीमियम पेड होगा। एमसीक्यू में आया हुआ है ये, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है। ये आया था जुलाई 2021 के अंदर, एग्जाम के अंदर आया था। वैसे तो एग्जाम के एमसीक्यू होते नहीं, पर याद है, ठीक है ना। चलो, जुलाई 2021 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, फ्री लुक कैंसिलेशन, सॉरी एफएलसी, ये फ्री लुक कैंसिलेशन वाला जो प्रीमियम अपन ने पहले पे करा है वो माइनस रिफंड कितना मिलेगा वो बता रहा हूँ, माइनस जो भी प्रपोर्शनेट रिस्क प्रीमियम है, प्रपोर्शनेट जो भी होगा कि 3 दिन बाद मैं रिफंड कर रहा हूँ और वो प्रीमियम था 30 दिन का, तो 3/30 करके मैं उसकी प्रीमियम काटूंगा, सॉरी यहाँ पे अमाउंट, ठीक है ना। तो ये इतना प्रीमियम मैं कट करूंगा, 3 दिन तो तुमने पॉलिसी यूज ली है। माइनस मेडिकल चार्जेस, कोई भी अगर इंश्योरर ने बियर करे हो, इंश्योरर के कोई मेडिकल चार्जेस लगे वो तुमसे वसूल करेगा ही करेगा ऑफकोर्स, तो इतना रिस्क प्रीमियम माइनस मेडिकल चार्जेस करेगा, प्रोपोर्शनल रिस्क प्रीमियम चार्जेस, जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो आपको रिफंड दे देगा। तो मुझे क्या देखना है एज एन ऑडिटर, मुझे देखना है कि कोई भी अगर इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कोई भी फ्री लुक कैंसिलेशन पीरियड में कोई पॉलिसी सरेंडर हुई तो 15 दिन के अंदर अंदर ही हुई है ना। 15 दिन के बाद तो आपने कोई पॉलिसी वहां पे रिटर्न नहीं कर दी ना, रिफंड तो नहीं कर दी। और चेकिंग अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंट्रीज भी देखनी है, ठीक है। पॉलिसी लैप्स एंड रिवाइवल, पॉलिसी लैप्स एंड रिवाइवल मतलब होता है भाई साहब, अगर आपने प्रीमियम पे नहीं करा, आपको एक पॉलिसी ले लिया आपने, प्रीमियम पे ही नहीं कर रहे हो आप बहुत टाइम से, तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। ऑफ कोर्स आप अगर 1 साल का है, आपने 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीने निकल गया, कंपनी ने कुछ ग्रेस पीरियड भी दे दिया आपको। हर कंपनी क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी कि 15 से 20 दिन देती है, 15 से 30 दिन देती है कि अगर आप इतने टाइम पीरियड, मतलब आपका जो रेगुलर ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट पे आप प्रीमियम नहीं पे कर पाए तो 15 से 30 दिन का एक ग्रेस पीरियड और देगी कि इतने दिन के अंदर तो आप पे कर ही दो। और पर अगर उतने टाइम के पीरियड में भी नहीं करा अपन ने तो पॉलिसी क्या हो जाती है? लैप्स। अब पॉलिसी लैप्स होती है, तुमको पता है कमीशन एजेंट जो होते हैं, एलआईसी कमीशन एजेंट, जो भी कमीशन एजेंट, उनको क्या होता है, जब जब आप प्रीमियम देते हो, जब जब आप प्रीमियम दोगे एज ए पॉलिसी होल्डर, मैंने किसी एलआईसी एजेंट, समझा देता हूँ तुमको, ये है पप्पू भैया, जो मैंने कहा था पप्पू भैया ने ली थी पॉलिसी। अब पप्पू भैया ने ली थी एक एजेंट के थ्रू, पप्पू भैया ने एक एजेंट के थ्रू पॉलिसी ली थी एलआईसी कंपनी की, एलआईसी कंपनी, ये कंपनी हो गई, ठीक है ना। तो अब जब जब पप्पू भैया प्रीमियम भरेंगे, जब जब पप्पू भैया प्रीमियम भरेंगे, या तो एजेंट के थ्रू भरेंगे, एलआईसी कंपनी के थ्रू, मतलब या फिर डायरेक्ट एलआईसी कंपनी को दे देंगे और प्रीमियम देंगे। तो जब जब ये प्रीमियम देंगे तो प्रीमियम का कुछ एक्स वाई जेड परसेंट, जो भी परसेंट फिक्स होता है, 2%, 10%, 10%, जो भी मान के चलो, वो एजेंट को मिलेगा। पप्पू भैया ने 100 रुपए दिए तो उसमें से 10 रुपए इस एजेंट के पास हर बार जेब में जाएंगे, हर बार जेब में जाएंगे। मैंने वहां पे पप्पू भैया ने 100 रुपए दिए, वापस 10 रुपए एजेंट को मिलेंगे, पप्पू भैया ने 100 रुपए दिए, 10 रुपए एजेंट को मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे ही अगर पप्पू भैया ने रुपए देना बंद कर दिए, पॉलिसी लैप्स हो गई, तो पॉलिसी लैप्स हो गई तो क्या पप्पू भैया का जो जब प्रीमियम नहीं दे रहा तो क्या उस एजेंट को रुपए मिलेंगे? क्या नहीं, उस एजेंट को भी रुपए नहीं मिलेंगे क्योंकि पप्पू भैया से रुपए ही नहीं आ रहे। तो ये चीज हो गई। पर अब कुछ कंपनीज होती है कि वापस जब आपकी पॉलिसी एक बार लैप्स हो गई, आपने रुपए नहीं दिए, पर आप कुछ टाइम पीरियड बाद अगर वापस रुपए जमा कराना चालू कर देते हो, पॉलिसी रिवाइव हो जाती है, पॉलिसी वापस क्या हो जाती है? रिवाइव हो जाती है, पॉलिसी जिंदा हो जाती है, ठीक है ना। तो अब मीनिंग क्या होता है? लैप्स मतलब डिसकंटिन्यूएंस ऑफ पॉलिसी ड्यू टू नॉन रीपेमेंट ऑफ प्रीमियम। कुछ ग्रेस पीरियड होता है 15 से 20-30 दिन का, उस वक्त तक भी अगर आपने पेमेंट नहीं दिया तो वो सारे स्टेक होल्डर को अफेक्ट करेगी। अफेक्ट किसको? सारे स्टेक होल्डर का। स्टेक होल्डर में कौन? मैंने 3 जने बताए थे। एक तो पॉलिसी होल्डर कौन थे? पप्पू भैया। पप्पू भैया को अब रिस्क कवर नहीं मिलेगा क्योंकि आप पेमेंट नहीं कर रहे। एजेंट को उसकी कंसीडरेशन जो वो कमीशन फीस होती है वो नहीं भरेगा। इंश्योरर को भी फीस नहीं मिलेगी, उसकी प्रीमियम नहीं मिलेगी। सारे स्टेक होल्डर को अफेक्ट होता है इससे। लैप्स पॉलिसी रिवाइव हो सकती है कुछ टाइम में, पर कुछ कुछ होते हैं इंश्योरर, जो कुछ कुछ इंश्योरर बोलते हैं कि 5 साल के बाद अगर आपका वापस पैसा मिला, मतलब 5 साल तक आपकी पॉलिसी लैप्स रही तो उसके बाद आप रिवाइव नहीं कर पाओगे। ऐसे कुछ कुछ इंश्योरर होते हैं। मॉनिटरिंग रिसिप्ट ऑफ रिन्यूअल प्रीमियम विद इन द ड्यू डेट, तो मुझे क्या करना है? मुझे देखना है कि अगर लैप्स पॉलिसी रिवाइव करी है तो लैप्स पॉलिसी रिवाइव करी तो सामने वाले से पैसा रिसीव हुआ नहीं हुआ, प्रीमियम रिसीव हुई नहीं हुई, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट जितने भी थे वो डॉक्यूमेंट रिसीव हुए नहीं हुए। क्या क्या देखना है? एक तो प्रीमियम रिसीव होगी, डॉक्यूमेंट रिसीव हो गई, और एक इंश्योरेंस कंपनी को उन्होंने मॉनिटर करनी चाहिए ड्यू डेट। क्या करनी चाहिए उनको? इंश्योरेंस कंपनी को मॉनिटर करनी चाहिए ड्यू डेट, की ड्यू डेट मॉनिटर रखो, आप कैलेंडर में टिक लगा के रखो, सिस्टम में लगा के रखो कि जैसे इस ड्यू डेट पे पैसा नहीं आया, ग्रेस पीरियड भी पूरा निकल गया, तो उसकी पॉलिसी आपको लैप्स कर देनी है। तो ये क्या है? डेट आर रिकॉर्डेड एंड मॉनिटर प्रॉपर्ली, मार्क एज लैप्स, रिवाइवल रिक्वेस्ट रिसीव हुई है तो अमाउंट भी मिल गया और कुछ डॉक्यूमेंट भी जो अपन से मंगाए थे वो मिल चुके हैं। डन। पॉलिसी सरेंडर, ठीक है, मैं वॉलंटरी सरेंडर का मेरे पास ऑप्शन होता है। पॉलिसी जब हो गई मैं वॉलंटरी सरेंडर करा सकता हूँ। एक तो था 15 दिन के अंदर फ्री लुक कैंसिलेशन, एक है कि 3 साल के बाद मैं मेरी पॉलिसी सरेंडर करा सकता हूँ। 15 साल की पॉलिसी थी पर मेरे को 3 साल तक ही जमी किया, 3 साल चला लिया, अब काफी है, तो मैं 3 साल के बाद ही अपनी पॉलिसी 3 साल के बाद ही सरेंडर करा सकता हूँ, ठीक है ना।
अब ये देखो, ये है LIC के अंदर आप प्रीमियम कैसे वेरीफाई करोगे, यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं बोल रहा हूँ LIC के अंदर प्रीमियम कैसे वेरीफाई करोगे, नीचे आएगा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर भी सेम चीज आएगी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आप प्रीमियम कैसे वेरीफाई करोगे, तब आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, तब मैं बोलूंगा कि वहां पर अपन ये पढ़ा था और यहाँ पे अब ये पढ़ रहे, तब तुम घूमते रह जाओगे कि वहां पे क्या पढ़ा था, इसलिए पहले बताता हूँ, यहाँ का भी ध्यान रखना, बाद में अपन नीचे लिंकेज करेंगे उसको, ठीक है ना। तो चलो, प्रीमियम क्या होती है तुमको पता ही है, बता ही दिया है, ठीक है ना। अब प्रीमियम यहाँ पे कैसे याद करें, पहले मैं बताता हूँ, एज एन ऑडिटर पहले मैं याद करने पर बताते हैं कि एज एन ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा, क्या रोल होता है, तो अपन याद कैसे करेंगे इसको। एज एन ऑडिटर मैं मैनेजमेंट से पूछूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, ऑडिट एज एन ऑडिटर, पहले मैं कैलकुलेट करूंगा प्रीमियम, पहले मैं क्या करूंगा, प्रीमियम कैलकुलेट करा, मैंने सबसे पहले क्या करा, प्रीमियम कैलकुलेट करा, फिर मैं उसको पूछूंगा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भाई कलेक्ट हो गया था क्या, प्रीमियम मैंने कैलकुलेट करा 500 रुपए, प्रीमियम मैंने कैलकुलेट करा 500 रुपए, अब मैं मैनेजमेंट भाई से पूछूंगा मैनेजमेंट भाई ये कलेक्ट हो गया था क्या, मैनेजमेंट भाई ये कलेक्ट हो गया था, वो बोलेगा हाँ भाई ये तो एडवांस में मिल गया था, हाँ भाई वो तो एडवांस में मिल गया था, पहले मैंने 500 रुपए कैलकुलेट करा, मैं भाई मैनेजमेंट भाई ये कैलकुलेट कर ये कलेक्ट हो गया था क्या, बोलेगा हाँ भाई ये तो एडवांस में ही कलेक्ट हो गया था, अच्छा अच्छा ठीक है, एडवांस में मिल तो गया था वो, ठीक है तुम रख लो, पर उसको इनकम मत रिकॉग्नाइज करना, अभी अभी उसको इनकम मत रिकॉग्नाइज करना, अभी उसको लाइबिलिटी ही मानना, अभी उसको इनकम रिकॉग्नाइज मत करना, अभी उसको लाइबिलिटी मानना, भाई एडवांस है ना, एडवांस पे इनकम होती है क्या, एडवांस लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट भाई पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैंने 500 रुपए की प्रीमियम कैलकुलेट करी, कैलकुलेट करने के बाद मैनेजमेंट भाई से पूछा, मैनेजमेंट भाई ये कलेक्ट हो गया था क्या, बोलेगा हाँ भाई कलेक्ट क्या हो गया, ये तो एडवांस में ही मिल गया था, एडवांस में मिल गया था, तो मैंने कहा ठीक है एडवांस में तो मिल गया था, पर तुम अभी इसको इनकम रिकॉग्नाइज मत करना, इसको लाइबिलिटी रिपोर्ट करो, लाइबिलिटी रिपोर्ट करो, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम, मैं कैलकुलेशन करूंगा, मुझे मैनेजमेंट भाई कलेक्ट हो गया था क्या, कैलकुलेशन करूंगा, फिर मैनेजमेंट भाई ये कलेक्ट हो गया था क्या, फिर वो बोलेगा हाँ भाई ये तो एडवांस में ही मिल गया था, हाँ भाई ये तो एडवांस में ही मिल गया था, भाई एडवांस में तो मिल गया था, पर अब इसको रिकॉग्नाइज इनकम मत करो, इसको अभी रिपोर्ट करो लाइबिलिटी, इसको क्या करो रिपोर्ट, इसको लाइबिलिटी रिपोर्ट करो, ठीक है ना। चलो अब मैं इसको समझाता हूँ क्या क्या चीजें चेक करनी है, एज एन ऑडिटर मुझे चेक करनी है कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम, कि जो भी अकाउंटिंग सिस्टम या जो भी सिस्टम वो यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए प्रीमियम, वो कैलकुलेट सही कर रहा है ना, प्रीमियम का अमाउंट सही कैलकुलेट हो रहा है ना उससे, वो चीज मुझे देखनी है, जो भी सिस्टम वगैरह है वो फुल्ली एम्प्लॉयड है, सब कुछ करेक्ट क्लियर कर रहे हैं, सारे अच्छे अच्छे सिस्टम उन्होंने इक्विप कर रखे हैं। कलेक्शन ऑफ प्रीमियम, सारी प्रीमियम सही टाइम पे कलेक्ट हो जाती है, कलेक्ट होने के बाद बैंक में डिपॉजिट भी हो जाती है, और रिकंसिलेशन भी बना लेते हैं कि कितनी कलेक्ट हुई, कितनी बैंक के अंदर डिपॉजिट हुई, कलेक्शन भी हो जाती है, बैंक के अंदर भी डाल देते हैं, रिकंसिलेशन भी बना लेते हैं, कितनी बैंक में आई, कितनी कितनी अपन ने बैंक में डाली, कितनी आई थी, ठीक है। एडवांस प्रीमियम है, एडवांस प्रीमियम आई, तो एडवांस प्रीमियम के अपने सिस्टम जो है, सिस्टम कैपेबल होना चाहिए, वो आइडेंटिफाई कर ले एडवांस प्रीमियम और अदर प्रीमियम को सेपरेट सेपरेट, ठीक है। फिर उसके बाद अपन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इनकम चेक करेंगे, ऑन द बेसिस रिकॉग्नाइज इनकम तभी करनी है ऑन द बेसिस ऑफ इशूड पॉलिसी, नॉट ऑन अंडर राइटिंग डेट, इशू डेट के टाइम पे, इशू पॉलिसी के टाइम पे अपन को रिकॉग्नाइज करनी है इनकम, अंडर राइटिंग डेट पे नहीं करनी, ठीक है ना। Check there is an appropriate mechanism in place to conduct a reconciliation on daily basis, रिकंसिलेशन करना है डेली बेसिस का, ये सब करना है इनकम का, ठीक है ना। रिपोर्टिंग, क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए रिपोर्टिंग की, प्रीमियम फिगर वगैरह का एमआईएस सिस्टम से बननी चाहिए, मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें हैं। चेकर मेकर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए एमआईएस बनने के टाइम पे, और बाकी कुछ अलग अलग चीजें हैं, अथॉरिटी डिलीगेशन मैट्रिक्स वगैरह ये सब चीजें, ये ठीक है, इसको इग्नोर कर दोगे, इतना याद कर लोगे तो भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, उतने से काम हो जाएगा, ठीक है। अब अपन आ गए इन्वेस्टमेंट पे, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के टाइम पे इन्वेस्टमेंट कैसे चेक करते हैं, इन्वेस्टमेंट को कैसे ऑडिट प्रोसीजर होंगे, तो भाई इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होगा वो दो तरह का होगा, एक तो शेयर होल्डर के फंड से कुछ इन्वेस्ट करा है, एक पॉलिसी होल्डर के फंड से कुछ इन्वेस्ट करा है, क्या होगा दो होगा, शेयर होल्डर के पैसे, शेयर होल्डर भी तो इक्विटी इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उससे या तो वो वाला पैसा आपने इन्वेस्ट करा है, या फिर जो LIC होल्डर से, मतलब लाइफ जो पॉलिसी होल्डर है उससे जो आपने पैसा लिया है वो आपने इन्वेस्ट करा है, तो दोनों के अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान होंगे। तो अपन को ऐसे याद करना है उसकी, चलो मैं ट्रिक दे देता हूँ। सबसे पहले तो अपन को देखना है कि इन्वेस्टमेंट जो है उसको इन्वेस्टमेंट करने के पहले क्या चीज कंप्लाई करनी पड़ेगी, तो कंपनी की पॉलिसी भी देखनी पड़ेगी, कंपनी के रेगुलेशन जो लगते हैं कंपनी पे वो भी देखने पड़ेंगे, कंपनी की पॉलिसी, कंपनी के रेगुलेशन, कंपनी की पॉलिसी कैसे पता पड़ेगी, मिनट्स ऑफ मीटिंग देख के, कंपनी की पॉलिसी कैसे पता पड़ेगी, मिनट्स ऑफ मीटिंग देख के, और एक IRDA के रेगुलेशन भी तो देखने पड़ेंगे, आप कोई भी काम करते हो तो आपके ऊपर जो एक्ट लग रहे होते हैं, कंपनीज एक्ट, रेगुलेशन एक्ट, जो भी वो तो भी तो देखने पड़ेंगे ना आपको। तो एक तो आपको खुद की कंपनी की पॉलिसी देखनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट करने के पहले, खुद की कंपनी की पॉलिसी वो कहां से देखोगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग से, वो कहां से देखोगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग से, और एक IRDA के रेगुलेशन भी देखनी पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट इज मेड एज पर रिव्यू द इंश्योरर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, क्या है कंपनी की पॉलिसी, कहां से देखोगे आप, मिनट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कमेटी, मिनट्स ऑफ मीटिंग से देखोगे, तो रिव्यू द फंक्शनिंग एंड स्कोप ऑफ मिनट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कमेटी, और एक IRD का रेगुलेशन तो देखनी पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन जो है IRDA के, ठीक है ना, वो देखने पड़ेंगे। अब
इंश्योर सेफ्टी एंड कंट्रोल, ये है कि सेफ्टी एंड कंट्रोल के लिए भी ये पॉइंट रखे। देखो मैंने पहले बहुत बार बताया है, तुमको पॉइंट पढ़ने सारे के सारे 10 पॉइंट है, 10 के 10 पढ़ो, अच्छे से समझो, पर याद जो करने वो 5 से 6 पॉइंट 7 पॉइंट याद करने, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो 6-7 पॉइंट, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 1 पॉइंट होता है, तो 6-7 पॉइंट मैक्सिमम काफी होता है, ठीक है ना। तो मैं याद कराऊंगा तुमको 7-8 पॉइंट तो ऐसे याद करा दूंगा, अभी 3 पॉइंट ये याद हो ही गए होंगे, उसके बाद ये और करा दूंगा तुमको, 6 पॉइंट ही होंगे लगभग, हाँ 6 है। चलो, अब सेफ्टी एंड कंट्रोल कैसे इंश्योर करना है, कार के अंदर एसएसडी लगा दो, सेफ्टी हो जाएगी। क्या लगाना है, कार के अंदर एसएसडी लगा दो, सेफ्टी हो जाएगी भाई, बिल्कुल सेफ्टी हो जाएगी। कार के अंदर क्या लगाना है, एसएसडी लगा दो, सेफ्टी हो जाएगी। कैसे भाई, इन्वेस्टमेंट करा है कार के अंदर, एसएसडी लगा दो, बिल्कुल मस्त सेफ्टी हो जाएगी। भाई तुमने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करा है, इन्वेस्टमेंट ही तो पढ़ रहे अपन, क्या पढ़ रहे हैं अपन, इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं भाई, तुमने जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करा है, कार के अंदर एक एसएसडी और लगा दो ना, सेफ्टी हो जाएगी। कार के अंदर एक एसएसडी और लगा दो ना, सेफ्टी हो जाएगी। क्या लगाना है कार के अंदर, एसएसडी लगाना है, तो क्या हो जाएगी, सेफ्टी हो जाएगी। कार के अंदर एसएसडी लगाना है तो क्या हो जाएगी, सेफ्टी हो जाएगी। एसएसडी, ऐसे सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए। मिड ऑफिस, फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई एक होता है फ्रंट ऑफिस जो इन्वेस्टमेंट, जो जहां पे इन्वेस्टमेंट करा वहां से डील करता है, एक बैक ऑफिस होता है, एक मिड ऑफिस होता है जो अकाउंटिंग वगैरह संभालता है, इन्वेस्टमेंट की, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो सब संभालता है, वो सब चीजें चेक करता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अगर तुमने कुछ पढ़ा हो तो तुमको पता होगा, चलो वरना छोड़ो। तो सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए, सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए। एसएसडी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए इंश्योरर का इन्वेस्टमेंट के लिए, एक कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। डी से डिजास्टर रिकवरी एंड बैकअप प्लान होना चाहिए, डिजास्टर रिकवरी एंड बैकअप प्लान होना चाहिए। सी से कैश मैनेजमेंट सिस्टम एक होना चाहिए, प्रॉपर कैश मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए इन्वेस्टर के पास। एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए कि किस किस को एक्सेस देनी है, किस चीज के एक्सेस देनी है, कितनी देनी है। आर से रिकंसिलेशन होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है अपना इन्वेस्टमेंट बुक्स के अंदर जो अकाउंट है, बैंक का अकाउंट वर्सेस कस्टडियन के पास जितना इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, उनके तीनों के बीच में रिकंसिलेशन होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बैंक और कस्टडियन के पास जितना होना चाहिए। तो कार के अंदर क्या लगा दो, एसएसजी लगा दो, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कराया तो सेफ्टी हो जाएगी। कार के अंदर एसएसजी, एस से सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, एस से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, डी से डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट, सी से सी का एसएसजी कार, सी से कैश मैनेजमेंट सिस्टम, एस एक्सेस कंट्रोल, सी ए आर, आर से रिकंसिलेशन, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद अकाउंटिंग चेक कर लेना भाई, अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम पीएमएस टू इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, एनएवी कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशन, ठीक है, याद करो तो ठीक है, वरना पढ़ लो। अब भाई तुम कमीशन कैसे चेक करोगे, एजेंट को जो कमीशन दिया है वो कैसे चेक करोगे। अभी अपन ऊपर पहले पहले एक बार पढ़ा था मैंने प्रीमियम, तब मैंने तुमको प्रीमियम के टाइम पे बोला था कि प्रीमियम जो है वो एलआईसी के अंदर भी, बाद में जीआईसी में भी आएगा। सेम कमीशन अभी एलआईसी के अंदर भी आ रहा है, नीचे जीआईसी के अंदर भी आएगा, तो वो भी मैं तुमको पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे भी चेक कर लेना, नीचे इंटरलिंक करने वाले हैं अपन। तो भाई पहले तो प्रीमियम किसको मिलता है, जो प्रीमियम जो भी सोलिसिटेट करता है, बिजनेस लाता है, कहीं से कबाड़ के लाता है, बिजनेस लाता है, वो जो बंदा सोलिसिटेट कर रहा है उसको इंश्योरेंस एजेंट कहेंगे। उस बंदे के अपन अप्लाई करेंगे कुछ परसेंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम का कुछ परसेंट देंगे, मैंने समझाया था ना, उसको उसको दे देंगे अपन, अप्लाइंग परसेंट ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड उसको दे देंगे। तो अब कैसे भाई, अगर वो एजेंट है तो उसको पूछेंगे कितना बड़ा 3C है भाई तू, कितना बड़ा 3C है, कितना बड़ा 3C है तू, कितना बड़ा 3C है तू, how much 3C you are, how much 3C you are, how much 3C you are। एजेंट को क्या बोलेंगे, how much 3C you are। तू एजेंट बन के काम कर रहा है, खुद की कंपनी खोल ले, ऐसे ही हुई। how much 3C you are, how much 3C you are, कितना बड़ा 3C है तू, how much 3C you are। तो how much मतलब कितना, कितना कैलकुलेशन, प्रीमियम कितना उसके, सॉरी कमीशन उसको कितना पे करना है, हाउ मच। तो हाउ मच में सबसे पहले कैलकुलेशन देखनी है, रिव्यू द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कैलकुलेशन होगा ना, कमीशन का कैलकुलेशन होगा तो मतलब हाउ मच कमीशन, तो उसको कैलकुलेशन करना, हाउ मच कमीशन को कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। और कमीशन शुड बी विद इन द लिमिट ऑफ आईआरडीए, आईआरडीए ने लिमिट कर प्रिस्क्राइब करेगी कि इतना परसेंट तक ही मैक्सिमम आप कमीशन दे सकते हो किसी एजेंट को, ज्यादा नहीं दे सकते हो। तो हाउ मच मतलब कितना, कितना कमीशन, जितना कैलकुलेट करा उतना ही देना है और आईआरडीए की लिमिट में देना है, जितना कैलकुलेट करा है उतना ही देना है और आईआरडीए की लिमिट में देना है, जितना कैलकुलेट करा है उतना ही देना है और आईआरडीए की लिमिट में देना है, जितना कैलकुलेट करा है उतना ही देना है, आईआरडीए की लिमिट में देना है, जितना कैलकुलेट करा है प्रीमियम उतना ही देना है, कमीशन उतना ही देना है और आईआरडीए की लिमिट में देना है। हाउ मच 3C यू आर, अब 3C अपना बचा है, 3C से एक तो कमीशन पेमेंट सिस्टम, क्लॉड बैक पॉलिसी और एक कंप्लीटनेस। कमीशन पेमेंट सिस्टम सिंक विद द प्रीमियम, कमीशन पेमेंट जो सिस्टम है वो प्रीमियम से सिंक होना चाहिए, मतलब जब प्रीमियम रिसीव हो रही है तो उस प्रीमियम का कुछ परसेंट अपन को कमीशन देना होता है, तो जैसे ही प्रीमियम आना रुकी वैसे ही उसका कमीशन भी रोक देंगे, जैसे ही ज्यादा प्रीमियम आ रही है
तो उसको ज्यादा कमीशन देंगे। सेम वही, तो दोनों सिंक होने चाहिए, कमीशन पेमेंट जितना जितना प्रीमियम आ रही है उतना कमीशन पेमेंट, तो दोनों सिंक होने चाहिए आपस के अंदर। कमीशन पेमेंट सिस्टम, क्लॉड बैक पॉलिसी, जैसे ही पॉलिसी कैंसिल हो गई तो अपन जो होगा उसका कमीशन भी क्लॉड बैक कर लेंगे, या तो रोक देंगे या अगर एक्स्ट्रा दे रखा तो वो भी ले लेंगे। वेदर कमीशन इज क्लॉड बैक ऑन द कैंसल्ड पॉलिसी, कैंसल पॉलिसी सीसी कुछ भी रख सकते हो, क्लॉड बैक और कैंसल पॉलिसी सीसी, ठीक है ना। कंप्लीटनेस ऑफ कमीशन प्रोसेसिंग सिस्टम, कमीशन प्रोसेसिंग सिस्टम है वो पूरा कंप्लीट है। हाउ मच 3C यार, कितना हाउ मच मतलब कितना पेमेंट देना है उसको, जितना कैलकुलेट करा और जितना आईडिया ने बोला उससे ज्यादा नहीं देना है। 3C के अंदर कमीशन पेमेंट सिस्टम से लिंक विद द प्रीमियम कैलकुलेशन एंड क्लॉड बैक पॉलिसी वाला, और एक सी से वापस कंप्लीटनेस वाला। डन। अब ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, फटाफट देख लो कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वगैरह है इंश्योरेंस कंपनी के, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस या ऐसे कोई भी टाइप के एक्सपेंस, तो वो कैसे उसको डीलिंग करना है। भाई कोई भी मेजर एक्सपेंस किसको कहेंगे, मेजर एक्सपेंस कहेंगे जो 5 लाख या फिर 1% ऑफ नेट प्रीमियम, 5 लाख और 1% ऑफ नेट प्रीमियम विच एवर इज हायर। अगर ऐसा है या तो 5 लाख का है फिर 1% नेट प्रीमियम ऐसा हायर है तो उसको अलग से दिखाएंगे, शोन सेपरेटली, वरना उसको क्या करेंगे अदर एक्सपेंस में दिखा देंगे, ठीक है ना। एक सबसे पहले एक्सपेंस पूरे एग्रीगेट करेंगे, एक्सपेंस क्या करेंगे पूरे एग्रीगेट करेंगे, फिर इस रैशनल बेसिस पे उनको अपोर्शन करेंगे, रैशनल बेसिस पे उनको अपोर्शन करेंगे, और वो जो अपोर्शन जिस बेसिस पे करा है, जो रेशियो लगाया अपन ने, वो नीचे रेशियो वाली पॉलिसी अपन को नीचे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो मेजर एक्सपेंस 5 लाख या 1% ऑफ प्रीमियम, पहले एक्सपेंस को एग्रीगेट करेंगे देन अपोर्शन कर देंगे इन ईच क्लास ऑफ बिजनेस ऑन रीजनेबल एंड इक्विटेबल बेसिस। अकाउंटिंग पॉलिसी शुड क्लियरली इंडिकेट द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिट, वो पूरा बेसिस बताएंगे, नीचे इंडिकेट करेंगे। नॉट कवर अंडर 14 हेड, अगर ऊपर कोई 14 हेड होते हैं इन्वेस्टमेंट उसके एक्सपेंस के इसके अंदर, अगर जैसे होता है ना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंस होता है, ये सारी तरह की चीजें, तो अगर ऐसे कोई भी 14 के हेड के अंदर नहीं फॉल हो रहा हो वो एक्सपेंस, तो उसको अदर नाम से पटक देंगे, ठीक है। ये तुम देख लेना एक बार बाकी। अब आ गया जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, मैंने बोला था प्रीमियम, वो पर अपने क्या पढ़ा था एलआईसी के अंदर कैसे अपन चेक करेंगे प्रीमियम को, यहाँ पे वापस आ गया कि अपन प्रीमियम कैसे चेक करेंगे जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। मैंने बोला था ऊपर एक आएगा नीचे एक आएगा, उसके अंदर क्या था भाई, उसके अंदर तुमको याद होगा पहले अपने कैलकुलेट करा प्रीमियम, कैलकुलेट करने के बाद पूछा कि भाई कलेक्ट हो गया क्या, हाँ भाई एडवांस में कलेक्ट हो गया था, पर भाई एडवांस में कलेक्ट तो हो गया था पर उसको अभी इनकम रिकॉग्नाइज मत करना, अभी उसको रिपोर्ट करना, लाइबिलिटी रिपोर्ट करना, ठीक है ना, वो था। अब इसके अंदर कैसे याद करेंगे सर प्रीमियम को, इसके अंदर भी रिसीव हुआ क्या, रिसीव हुआ क्या, नहीं रिसीव नहीं हुआ या फिर एडवांस में मिल गया, याद रहा ऊपर से भी ऐसा ही कुछ थोड़ा थोड़ा था, है ना। रिसीव हुआ क्या, या तो रिसीव हो गया, या रिसीव नहीं हुआ, या एडवांस पे रिसीव हो गया, रिसीव हो गया, रिसीव नहीं हुआ, एडवांस में रिसीव हो गया, रिसीव हो गया, रिसीव नहीं हुआ, एडवांस में रिसीव हो गया, रिसीव हुआ पर रिफंड कर दिया, रिसीव हो गया, रिसीव नहीं हुआ, एडवांस में रिसीव हो गया, रिसीव हो गया, रिसीव नहीं हुआ, एडवांस में रिसीव हो गया, रिसीव हुआ पर रिफंड कर दिया, रिसीव हुआ पर रिफंड कर दिया, रिसीव हुआ पर रिफंड कर दिया, या फिर पॉलिसी इशू कर दी, रिसीव हुआ या फिर रिफंड कर दिया या फिर पॉलिसी इशू कर दी, रिसीव हुआ था पर रिफंड कर दिया फिर पॉलिसी इशू कर दी, ठीक है। अब इंटरनल कंट्रोल क्या है तुम्हारे रिसिप्ट पे, इंटरनल कंट्रोल और कलेक्शन, रिसीव मतलब कलेक्शन ही ना, तो कलेक्शन पे तुम्हारे प्रीमियम कलेक्शन पे इंटरनल कंट्रोल क्या, ऑडिटर वो चेक करेगा, एक तो कलेक्शन का इंटरनल कंट्रोल चेक करेगा, और जो सिस्टम आप यूज लेते हो इंफॉर्मेशन सिस्टम, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह जो भी आप सिस्टम यूज ले रहे हो कलेक्शन पे वो चेक करेगा। सिस्टम यूज बाय द कंपनी टू कलेक्ट द मनी, सिस्टम यूज बाय द कंपनी टू कलेक्ट द मनी। इंटरनल कंट्रोल क्या है और सिस्टम क्या यूज देती है कंपनी टू कलेक्ट द मनी, इंटरनल कंट्रोल क्या है और सिस्टम क्या यूज देती है कंपनी टू कलेक्ट द मनी। और अगर एजेंट ने कलेक्ट कर लिया पैसा, पैसा एजेंट ने कलेक्ट करा है, तो कंपनी एज सुन एज पॉसिबल उससे ले ले वापस, अभी तो एजेंट के पास है पैसा अपने पास है, कस्टमर ने एजेंट को दिया तो अपन एजेंट से एज सुन एज पॉसिबल जितनी जल्दी हो सके उससे ले ले। तो रिसीव हो गया क्या, रिसीव पे इंटरनल कंट्रोल क्या है और सिस्टम कैसे है, रिसीव पे इंटरनल कंट्रोल क्या है और सिस्टम कैसे है, रिसीव पे इंटरनल कंट्रोल क्या है और सिस्टम कैसे, रिसीव पे इंटरनल कंट्रोल क्या है और सिस्टम कैसे है। और कलेक्ट हुआ अपन अगर कलेक्टेड बाय एजेंट तो रिसीव बाय कंपनी एज सुन एज पॉसिबल, इंटरनल कंट्रोल क्या है, सिस्टम कैसे, कलेक्टेड बाय एजेंट, रिसीव एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है ना, एज क्विकली एज पॉसिबल। रिसीव नहीं हुआ, अगर रिसीव नहीं हुआ या फिर चेक मिलके डिसऑनर हो गया तो उसके लिए अपन लाइबिलिटी नहीं है, पॉलिसी इशू नहीं करेंगे। वेरीफाई दैट द पॉलिसी हैव नॉट बीन इशूड, वेरीफाई द पॉलिसी इशू नहीं करी, वेरीफाई द पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैव नॉट बीन इशूड, पॉलिसी इशू नहीं करी, फॉर प्रीमियम नॉट बीन कलेक्टेड, या तो प्रीमियम कलेक्ट ही नहीं हुआ, या फिर चेक मिला डिसऑनर हो गया, प्रीमियम नॉट बीन कलेक्टेड, चेक रिसीव बट डिसऑनर। Verify that the policy document have not been issued for premium not been collected, check have been dishonored, या फिर not collected, discover increase हो गया पर उतना प्रीमियम अपन को नहीं मिला, ठीक है ना।
तो उसको अपन को पॉलिसी को मिला के इशू नहीं करनी। रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस के अंदर रिसीव हो जाती है, तब भी अपन लाइबिलिटी बियर करते हैं क्या? नहीं भाई, नहीं करते, ऊपर ऊपर समझाया था तुमको। री इंश्योरेंस कंपनी नॉट अंडर द रिस्क ऑफ अमाउंट लाइंग इन द क्रेडिट अमाउंट, अगर लाइंग है क्रेडिट का तो भी पर रिस्क में नहीं है। एडवांस में या फिर डिपॉजिट अमाउंट के अंदर, वो इनकम में नहीं है, मतलब डिपॉजिट के अमाउंट के अंदर को डिपॉजिट दे रखे हैं उन्होंने उस तरीके से, या फिर इंस्पेक्टेड डिपॉजिट और एजेंट प्रीमियम अकाउंट होते हैं, उनके अंदर अभी तक पैसा पड़ा है तो अपन उसकी रिस्क अभी तक लायबल नहीं करेंगे। अगर अपन ने रिफंड कर दिया उसको पैसा, तो जितना कमीशन दिया था कमीशन एजेंट को वो भी वापस वापस उससे ले लेंगे अपन। प्रीमियम ओरिजिनल रिसीव पर रिफंडेड कमीशन जो अपन ने दिया वो भी अपन ले लेंगे, और उसको भी रिस्क अपना अज्यूम नहीं होगा पॉलिसी के लिए। पॉलिसी इशू कर दी तो अपन को देखना है कि सही टाइम पीरियड में प्रीमियम पीरियोडिकली कलेक्ट हो रहा है ना सही टाइम पे, और जीएसटी चार्ज करा था अपन ने, ठीक है। सर्कमस्टेंसेस कब कब अपन को पॉलिसी इशू नहीं करनी चाहिए? जब प्रीमियम, मैं ऊपर समझाया था वही है, बहुत फटाफट पढ़ लो इसको। प्रीमियम नहीं कलेक्ट ही नहीं हुआ, चेक मिला पर चेक डिसऑनर हो गया, बैंक गारंटी मिली थी पर बाद में तो बैंक गारंटी रिवोक हो गई या फिर कम पड़ गई, एक्सपायर हो गई या फिर शॉर्ट पड़ गई, प्रीमियम मिला ही नहीं, डिसऑनर हो गया, बैंक गारंटी कम पड़ गई या फिर एक्सपायर हो गई, रिस्क इंक्रीज हो गया पर प्रीमियम उतना इंक्रीज नहीं हुआ, नॉट बीन कलेक्टेड ड्यू टू रिस्क कवर हैज बीन इंक्रीज, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे था पर वो इंस्टॉलमेंट आगे की दे नहीं रहा है, लॉन्ग टाइम पीरियड से पॉलिसी इशू नहीं करी है प्रीमियम मिलने के बाद भी, या फिर प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारे केसेस है जब आपको पॉलिसी इशू नहीं करनी है। क्लेम, क्लेम समझते हो ना? क्लेम, तुम्हारा कोई भी लॉस हो गया, तुमने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, तुम अब कुछ क्लेम करोगे ना, तुम्हारी गाड़ी जल गई, तुमने फायर इंश्योरेंस ले रखा था, गाड़ी का व्हीकल इंश्योरेंस ले रखा था, तो तुम क्लेम करोगे उनसे, कंपनी वालों से पैसा मांगोगे, क्लेम करोगे उनके ऊपर, तो वो क्लेम है। तो क्लेम के रिगार्डिंग तुमको कौन कौन से रजिस्टर एंड रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं, मतलब कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को कौन कौन से रजिस्टर रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, तुमको पहले समझा देता हूँ। सबसे बंदा, कोई भी नॉर्मल बंदा होगा, किसी को भी कोई लॉस होगा तो क्या करेगा, पहले इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करेगा। क्या करेगा वो? पहले इंटीमेट करेगा, फिर जो इंटीमेशन होगा उसके बाद उनकी एक टीम होती है, अश्योरेंस टीम, जो इंश्योरेंस कंपनी की, वो अश्योरेंस टीम देखेगी कि ये क्लेम रीजनेबल तो है ना, अगर रीजनेबल हुआ तो वो डिसबर्स एंड पे कर देगी। क्या कर देगी? उसको क्लेम को डिसबर्स कर देगी, फिर डिसबर्स करने के बाद उसको पे कर देगी, डिसबर्स कर देगी और पे कर देगी। फिर फाइनली समझो तुम्हारी गाड़ी जल गई थी, आधी टूटी फूट गई थी, अब उसका जो सेल्वेज वैल्यू बची, वो सेल्वेज वैल्यू किसकी होगी? जो फाइनली थोड़ा बहुत स्क्रैप बचेगा गाड़ी का, वो तो इंश्योरेंस कंपनी का हो गया ना, इंश्योरेंस कंपनी तुमको पैसा दे चुकी है, तो जो भी लास्ट का फाइनल इंश्योरेंस कंपनी का जो भी सेल्वेज है, स्क्रैप होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी खुद घर पे ले जाके खुद बेचेगी, ठीक है। तो अब ये सेम पूरा का पूरा प्रोसेस है, वो इसको मैंने इधर जमा दिया है अच्छे से, अब तुमको ऐसे याद हो जाएगा। क्लेम इंटीमेशन रजिस्टर होता है, एक क्या होता है क्लेम का इंटीमेशन रजिस्टर, फिर होता है रिपोर्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस टीम, जो क्वालिटी एश्योरेंस टीम देखेगी, अपना एश्योर करेगी, फिर वो अगर सही लगा तो डिसबर्स और पे कर देगी, क्लेम डिसबर्समेंट बैंक बुक एंड क्लेम पेड रजिस्टर, और एक सेल्वेज रजिस्टर स्क्रैप वाला सेल्वेज रजिस्टर, और एक क्लेम डॉकेट भी होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, सर्वे रिपोर्ट, फोटोग्राफ वगैरह सारे, जहाँ जहाँ पे इंसिडेंट हुआ उसकी फोटो वगैरह, सेल्वेज रिपोर्ट वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है, वो तुम देख लेना, ठीक है। अब तुम कैसे वेरीफाई करोगे क्लेम प्रोविजन और क्लेम पेड? क्या क्या? दो चीजें, क्लेम प्रोविजन एंड क्लेम पेड। सबसे पहले क्लेम प्रोविजन पे आते हैं। आपने भाई कोई भी क्लेम का प्रोविजन बनाया, क्या बनाया? क्लेम का प्रोविजन। तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा ना, क्लेम प्रोविजन बनाया उन्होंने, क्लेम तक पे नहीं कराया, क्लेम का प्रोविजन बना रखा है इंश्योरेंस कंपनी, तुमने देखना पड़ेगा तूने यार 50 करोड़ रुपए का क्लेम का प्रोविजन बना रखा है, किस बेसिस पे बना रखा है? एज एन ऑडिटर मैं ऑडिट कर रहा हूँ, मेरे को उसकी बुक के अंदर क्लेम का प्रोविजन मिला होगा, दिखा होगा, मतलब क्लेम का प्रोविजन। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, भाई तूने 50 करोड़ रुपए का क्लेम का प्रोविजन बना रखा है, वो किस बेसिस पे बना रखा है? 50 करोड़ का जो क्लेम का प्रोविजन बना रखा है वो किस बेसिस पे बना रखा है? इतना प्रोविजन क्यों? एक तो क्या, किस बेसिस पे, और हाउ मच प्रोविजन, किस बेसिस पे और हाउ मच प्रोविजन, किस बेसिस पे और हाउ मच प्रोविजन, फिर नीचे एक अकाउंटिंग के रिलेटेड पॉइंट होगा, एवरेज क्लोज वाला, हाँ, मेथड ऑफ कैलकुलेशन एवरेज क्लोज, ठीक है। तो मैं कहूंगा किस बेसिस पे बना रखा है और हाउ मच प्रोविजन, किस बेसिस पे बना रखा है, और एक और हाउ मच प्रोविजन। तो मैं किस बेसिस पे प्रोविजन बनाऊंगा? बस समझो 31 मार्च को मैं मेरी बैलेंस शीट फाइनल कर रहा हूँ, तो 31 मार्च को एक बंदे ने यहाँ पे मेरे पे आके क्लेम ठोक दिया, ईयर एंड पे एक आउटस्टैंडिंग पे एक क्लेम ठोक दिया, जो मैंने पे नहीं करा है, क्योंकि मैं जांच पड़ताल करूंगा, सब कुछ करूंगा, मैंने क्लेम नहीं करा है। तो जैसे मुझे लॉस का इंटीमेशन हो गया, ईयर एंड के ऊपर लॉस का इंटीमेशन हो गया, तो मैं चेक करूंगा। एक तो इंटीमेशन हुआ ईयर एंड पे, एक तो लॉस का इंटीमेशन हुआ ईयर एंड पे, हो सकता है ना कि 31 मार्च का सब्सिक्वेंट इवेंट हो, जब तक बैलेंस शीट फाइनलाइज नहीं हुई हो, पर सब्सिक्वेंट इवेंट, तो सब्सिक्वेंट इवेंट भी मुझे देखने पड़ेंगे, सब्सिक्वेंट इवेंट भी देखने पड़ेंगे, किस बेसिस पे कि सब्सिक्वेंट इवेंट हुए उसका ही मुझे क्या मालूम प्रोविजन बनाना पड़े। और एक होता है लॉयर की एडवाइस भी लेनी पड़ेगी, किसी ने मुझ पर केस कर रखा है, तो लॉयर बोल रहा है कि हाँ भाई ये केस तुम हारोगे, तुमको प्रोविजन बनाना चाहिए, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। तो मुझे लॉयर की एडवाइस भी कंसिडर करनी पड़ेगी, किस बेसिस पे, मतलब किस बेसिस पे प्रोविजन बनाऊंगा, मुझे लॉयर की एडवाइस भी कंसिडर करनी पड़ेगी। तो भाई मुझे इंटीमेशन ऑफ लॉस हुआ या तो ईयर एंड पे या सब्सिक्वेंट इवेंट पे, और मुझे
मुझे लोअर एडवाइस भी कंसिडर करनी पड़ेगी। बस जो मैं तुमको अगर बोला, तुमने ध्यान से सुना तो तुमको चारों पॉइंट याद हो गए होंगे। तीनों का मैंने लिंक बताया था कि इंटीमेशन ऑफ लॉस हुआ है, गाड़ी जल गई है या तो ईयर एंड पे या फिर सब्सिक्वेंट ईयर पे भी कुछ हुआ है तो भी, और एक लोअर की एडवाइस भी कंसिडर करनी पड़ेगी। चलो, इंटीमेशन ऑफ लॉस रिसीव्ड विद इन ए रीजनेबल टाइम। इंटीमेशन ऑफ लॉस होना चाहिए ना, लॉस हुआ है किसी बंदे को तो रीजनेबल टाइम में, ऐसा नहीं कि 1 साल 20 साल गाड़ी जली हो, 5 साल बाद अरे भाई 4 साल बाद मेरी गाड़ी जल गई थी, तो अपन थोड़ी ना उसको क्लेम देंगे भाई, क्या मालूम कैसे झूठ बोल रहा हो, कैसे वेरीफाई करें इन चीजों को। अनसेटल्ड क्लेम एट ईयर एंड, जितने भी ईयर एंड पे अनसेटल्ड क्लेम है उसका प्रोविजन बनाना है। सब्सिक्वेंट ईयर भी अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ प्रोविजन के लिए लोअर की एडवाइस भी कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हाउ मच प्रोविजन, कितना प्रोविजन बनाना है आपको। अमाउंट फॉर विच वी आर लीगली लाइबल, कितना जिसके लिए अपन लीगली लाइबल है। एक को इंश्योरेंस भी होता है, तुमको पता हो तो, को इंश्योरेंस एक तो क्या, अमाउंट फॉर विच वी आर लीगली लाइबल। को इंश्योरेंस होता है जिसके लिए अपन 50% इंश्योरेंस मैंने करा है, 50% मेरी कोई दूसरी कंपनी ने करा है। एक इंश्योरेंस था, सेम इंश्योरेंस 50% मैंने करा है, 50% की रिस्क दूसरी कंपनी की, 50% की रिस्क की है मेरी, तो मैं कितना, अगर उसको 1 लाख का लॉस हो तो मैं कितने का इंश्योरेंस बनाऊंगा, प्रोविजन बनाऊंगा 50,000 के बनाऊंगा, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, 50,000 की है। को इंश्योरेंस में कितना मेरा शेयर है, मतलब 50,000 का 50%। तो एक तो मैं जितने मेरे लीगली लाइबल हूँ, जैसे को इंश्योरेंस के अंदर जितना मेरा 50% है, ये अगर फुल इंश्योरेंस होता, अगर 1 लाख का पूरा इंश्योरेंस मैंने करा होता तो 1 लाख के ऊपर प्रोविजन बनाता क्या, नहीं 1 लाख के ऊपर भी नहीं बनाता। ठीक है ना, तो कितना, मैं जितने के लिए लीगली लाइबल हूँ, मैं जितने के लिए लीगली लाइबल हूँ, मैं लीगली लाइबल कितने के लिए हूँ, प्रोविजन में शुड नॉट बी मेड इन एक्सेस ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट। इंश्योर्ड अमाउंट से ज्यादा का प्रोविजन नहीं बनाऊंगा। अगर मैंने 1 लाख का इंश्योरेंस कर रखा है तो मैं 1 लाख का ही बनाऊंगा, जो मैं तुमको एग्जांपल दिया। और एक को इंश्योरर हूं तो मैं मेरे शेयर का 50,000 जितना ही बनाऊंगा। मैं तुमको बोला था, वो कहानी दिमाग में गई तो अपना आप याद होगा ये चीजें। मैं जितने के लिए लीगली लाइबल हूँ, किसी बंदे का 1 लाख का लॉस हो तो मैं 1 लाख से ज्यादा नहीं बनाऊंगा, उसमें भी मैं अगर को इंश्योर तो 50,000 से ज्यादा नहीं बनाऊंगा। लीगली लाइबल प्रोविजन शुड नॉट बी मेड इन एक्सेस ऑफ अमाउंट इंश्योर्ड, एक्सेप्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग हो रही हो कुछ, अगर लीगल प्रोसीडिंग ने अगर फिक्स करा हो अमाउंट तो बात अलग है। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि 2 लाख देने पड़ेंगे, वो देने ही पड़ेंगे। या को इंश्योरेंस तो मेरे जितना शेयर, और नेट ऑफ एस्टिमेटेड सेलवेज, नेट ऑफ एस्टिमेटेड सेलवेज ये अलग पॉइंट है कि मतलब अगर 1 लाख का लॉस था, उसके अंदर 20,000 तो मुझे उसकी बची जो जली फुली गाड़ी है, उसकी गाड़ी जो जली जली हुई बची है ना, उस जली हुई गाड़ी को मैं 20,000 में तो बेच ही दूंगा, तो मेरे पास केवल 80,000 की लाइबिलिटी रहेगी, तो 80,000 का इंश्योरेंस बनाऊंगा मैं। मेथड ऑफ कैलकुलेशन, एवरेज क्लोज लगाना, अगर अंडर इंश्योरेंस करा रखी है पार्टी ने तो एवरेज क्लोज लगाना। एवरेज क्लोज हम पढ़ चुके हैं अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स में, आईपीसीसी में बचपन के अंदर। ठीक है, अब क्लेम पेड, ऊपर क्या पढ़ा था अपन ने, क्लेम प्रोविजन, प्रोविजन फॉर क्लेम। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन क्लेम पेड, क्लेम पे कर दिया, तो अपन को यहाँ पे एज एन ऑडिटर क्या चेक करना पड़ेगा, कब पे करा, कितना पे करा, किसने पे करा, कब कितना किसने, और पे करने के बाद जो सैलवेज असेट है वो खुद को घर पे लानी है। पे करने के बाद जो सैलवेज असेट है वो खुद को लानी है। कब कितना किसने, क्या कब कितना किसने, 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 और जो सैलवेज एसेट है वो घर पे लानी है। सैलवेज एसेट है वो घर पे लानी है भाई, क्लेम तूने पे कर चुका है, बची हुई जली हुई गाड़ी है वो तो तेरी है भाई, सीधी बात है। तो कब कितना किसने, क्लेम पे हुआ है, क्लेम हुआ है तो अपन क्या, क्लेम पे हुआ, अगर इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी भाई इस साल हमने 50 करोड़ का पेमेंट करा है क्लेम का, तो ऑडिटर चौक जाएगा, उसके मुझे एक ही बार मिलेगा कब कितना किसने, कब कितना किसने, कब कितना किसने, उसके एक ही बार में बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। कब पे करना है क्लेम को, तो ऑडिटर वेरीफाई करेगा। शुड बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ लास्ट डॉक्यूमेंट। जब भी इंश्योर्ड जिस बंदे का लॉस हुआ है वो उसका लास्ट डॉक्यूमेंट दे दे, जो जो अपन को डॉक्यूमेंट चाहिए, उस लास्ट डॉक्यूमेंट से विद इन 30 डेज के अंदर अपन को क्लेम दे देना है उसको। इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा अगर डिले हो गए तो। कब कितना, कितना अगर पार्शियल दिया है या फिर फुल दिया है, अगर पार्शियल दिया है तो अपन उसको वाउच कर लेंगे, वाउचिंग कर लेंगे। पार्शियल पेमेंट ही करा तो क्लेम का तो अपन उसकी वाउचिंग कर लेंगे। अगर फुल सेटलमेंट कर दिया है तो एक अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट होता है, अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट कि अब फाइनली डिस्चार्ज हो गया, कि अब तू हमारे लिए बिल्कुल लायबल नहीं है भाई, हमने तेरी लायबिलिटी पूरी चुकता कर दी, एक डिस्चार्ज नोट होता है। तो कितना मतलब ये पार्शियल सेटलमेंट करा है या फुल सेटलमेंट, कितना मतलब पार्शियल सेटलमेंट करा है या फुल सेटलमेंट। अगर पार्शियल सेटलमेंट करा है तो अपन को वाउच करना है, फुल सेटलमेंट करा है तो अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट इशू करना है। और अगर को इंश्योरर है तो मैंने ऊपर बताया था तुमको, तो मेरा जितना मेरा शेयर होगा मैं उतना का उतना ही करूंगा केवल पेमेंट। कितना में को इंश्योरर हूं अगर मैं, तो जितना मेरा शेयर है मैं उतना ही पेमेंट करूंगा। 1 लाख में से अगर मैं 50% लाइबल हूं तो मैं केवल 50,000 ही पेमेंट करूंगा। ठीक है, चलो, पार्शियल पे करा है, फुल पे करा है, या को इंश्योरर हूं मैं। कब कितना किसने, किसने मतलब जिसके पास ऑथोरिटी थी असली में, ड्यूली सैंक्शन ऑथोरिटी। ठीक है ना, सैलवेज घर पे लाना है, salvage recover has been duly accounted, salvage recover और accounted हो गया। claim not paid if premium is not received, premium receive नहीं हुआ तो of course मैं क्यों दूंगा उसको क्लेम।
कमीशन ब्रोकरेज जीआईसी का, ऊपर मैंने तुमको पढ़ाया था एलआईसी का। एलआईसी के अंदर मैंने क्या बताया था, क्या ट्रिक थी, याद करो, तुम पहले याद करो 2 सेकंड, क्या ट्रिक थी। नहीं आ रहा, हाउ मच 3C यू आर, तुमको याद ही नहीं आ रहा, हाउ मच 3C यू आर, याद आ गया, हाउ मच 3C यू आर, तुमको याद ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो हाउ मच कितना, अमाउंट जितना कैलकुलेट करा, आईआरडीआई से ज्यादा नहीं, ठीक है ना, जितना कैलकुलेट करो आईआरडीआई से ज्यादा नहीं। यहाँ पे भी सेम, हाउ मच में तो सेम है, हाउ मच तो यहाँ पे सेम किए, कितना यहाँ पे बस एक, कब कितना किसको अपन ने ऊपर पढ़ा था अभी एक क्लेम के अंदर, कब कितना किसको, यहाँ पे कितना किसको, कितना और किसको, कितना और किसको, कितना तो फर्स्ट वाले में भी था जो प्रीमियम जी एलआईसी का था, कितना, जितना आईआरडीए ने बोला है उतना एक्सेस में पे मत करना, पेड एज पर द रेट्स फाइल विद आईआरडीए, आईआरडीए को जितने रेट फाइल करी उतना ही, एक्सेस में मत करना, एंड टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ द अमाउंट कमीशन अलाउड, टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ अमाउंट, अमाउंट की कुछ करेक्टनेस चेक करनी पड़ेगी अपन को, ठीक है ना। तो आईआरडीए की जॉब ने आईआरडीए को जितना बताया है, जितनी आईआरडीए को रेट फाइल करिए उतना ही करना, एक्सेस में मत देना, जितनी आईआरडीए को रेट फाइल करिए उतना ही देना, एक्सेस में मत देना, ठीक है ना। टेस्ट चेक द करेक्टनेस, कितना और किसको, किसको करेंगे भाई प्रीमियम पेड, सीधी बात है, किसको करेंगे प्रीमियम पेड, जो अपने लिए बिजनेस लाया इंश्योरेंस का वही एजेंट कहलाएगा, उसी को करेंगे ना, जो द पर्सन हु हैव सोलिसिटेड द बिजनेस उसी को करेंगे, और वो आईआरडीआई से ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए, पता लगा किसी एजेंट ने माल प्रैक्टिसेस करी थी, उसको आईआरडीआई ने ब्लैक लिस्ट कर दिया कि अब तो उसको अपन पेमेंट नहीं कर सकते, किसको पे करेंगे अपन, जो आईआरडीआई ने ब्लैक लिस्ट नहीं कर रखा और जिसने अपने लिए बिजनेस सोलिसिटेट करा है, नॉट ब्लैक लिस्टेड बाय द आईआरडीआई हु हैज सोलिसिटेड द बिजनेस, नॉट ब्लैक लिस्टेड बाय आईआरडीआई हु हैज सोलिसिटेड द बिजनेस। तो सबसे पहले क्या था, कितना, कितना मतलब जितना आईआरडीए को बोला है उतना ही, उससे ज्यादा नहीं, करेक्टनेस अपन चेक कर लेंगे, कितना और किसको, जो आईआरडीए से ब्लैक लिस्टेड नहीं है और जो अपने लिए बिजनेस सोलिसिटेट कर रहा है, और उसके बाद जो भी बिल होगा वाउचर होगा उसको ऑथराइज है नहीं है, वाउचर ऑथराइज है नहीं है, वो सब अपन चेक करेंगे। इन्वेस्टमेंट, इफ एनी इन्वेस्टमेंट आर प्लेज देन डिस्क्लोजर ऑफ सच प्लेस हाइपोथेटिकेशन शुड बी मेड, ठीक है ना, हटाओ। अब एक है आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एंड एजेंट बिजनेस, क्या है ये, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एजेंट बिजनेस, एक है आउट प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है या तो अपनी या एजेंट के पास पड़ी हुई है, या तो प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है या फिर एजेंट के पास पड़ी हुई है, जो एलआईसी का अपना एजेंट था, बंदे ने जो पप्पू भैया थे, पप्पू भैया ने एजेंट को दिया, एजेंट कंपनी को देने वाला है, अभी तक दिया नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम है, वो अपन क्या देखेंगे कि भाई आउटस्टैंडिंग प्रीमियम जो है वो अपन को रिसीव हो गई है क्या, और अगर रिसीव नहीं हुई है तो क्या कोई गारंटी दे रखी है क्या, बंदे ने आउटस्टैंडिंग प्रीमियम अभी तक रिसीव हो गई है क्या, क्या देखेंगे अपन एज एन ऑडिटर, वो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम रिसीव हो गई है क्या, अगर रिसीव नहीं हुई तो कंपनी इतना फ्री क्यों बैठी है, कोई गारंटी रिसीव हो गई क्या उसके बदले कोई गारंटी रिसीव हो गई है क्या, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम रिसीव हो गई है क्या, या फिर गारंटी रिसीव हो गई है क्या, और एक है एजेंट का बैलेंस, एजेंट का बैलेंस, एजेंट अपन को इतने टाइम से पैसा ही नहीं दे रहा है भाई, एजेंट लेके बैठा है उसकी जेब के अंदर, तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, एजेंट की एजिंग लिस्ट बनाएंगे, तुमने कभी भी ऑडिट करी है तो डेटर को तुम कैसे चेक करते हो, सबसे डेटर की एजिंग मंगाते हो कि कितना पुराना डेटा, कितना पुराना पैसा एजेंट के पास पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एजिंग मंगाएंगे उसकी, लेटर की मतलब एजेंट बैलेंस की एजिंग मंगाएंगे, फिर उस एजिंग के अंदर देखेंगे कि ओल्ड बैलेंसेस पड़े, ओल्ड बैलेंसेस पड़े तो क्यों भाई इतने ओल्ड बैलेंसेस क्यों पड़े, जब पैसा आने नहीं वाला तो उसको राइट ऑफ करो ना, एडजस्टमेंट कर दो, अगर कोई भी क्रेडिट बैलेंस है, कोई भी क्रेडिट बैलेंस है, तो मतलब उसके बाद पैसा आ गया था क्रेडिट बैलेंस के अंदर, तो अपन ने अभी तक पॉलिसी इशू क्यों नहीं करी, अगर कोई भी क्रेडिट बैलेंस है तो पॉलिसी इशू क्यों नहीं करी, और कोई भी डेबिट बैलेंस है मतलब इतने टाइम से पैसा आना ही नहीं है तो उसको कोई एडजस्टमेंट देके खत्म करो, ठीक है ना, ऐसे कोई इनऑपरेटिव बैलेंस है उसको ट्रीटमेंट दे दो, बस। मैंने कहा आउटस्टैंडिंग प्रीमियम सबसे पहले देखेंगे, या तो पैसा आ गया या फिर गारंटी मिल गई, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम या तो कलेक्ट हो गई या फिर गारंटी मिल गई, दोनों में से कोई एक चीज, टेक चेक द एजिंग, डेटा बैलेंस होता है तो उसकी एजिंग मंगाते हैं, एजिंग में देखेंगे कि ओल्ड बैलेंसेस है, तो क्या भाई क्यों रीजन है इस ओल्ड बैलेंसेस को अभी तक रह रखा है, उसको कोई ट्रीटमेंट दे दो ना, अभी तक ओल्ड बैलेंसेस नहीं मिलने वाला ट्रीटमेंट, कोई एडजस्टमेंट वगैरह दे दो, राइट वगैरह कर दो, रीजन फॉर रिटर्निंग ओल्ड बैलेंसेस, रीजन फॉर रिटर्निंग ओल्ड बैलेंसेस, अगर क्रेडिट है, क्रेडिट में बैलेंस है तो रीजन फॉर पॉलिसी नॉट बीन इशूड, पॉलिसी तो इशू क्यों नहीं करी भाई, क्रेडिट में बैलेंस पैसा तो आ गया है ना, चाहे एजेंट के पास हो अपने पास हो, मतलब एक बार पॉलिसी तो इशू करनी पड़ेगी ना पॉलिसी होल्डर को, तो और अगर डेबिट में बैलेंस है तो रिक्वायर द प्रोविजन और एडजस्टमेंट, प्रोविजन बनाओ फिर एडजस्टमेंट बनाओ भाई, वो दे तो लानी है पैसा, ठीक है ना, तो क्रेडिट बैलेंस डेबिट में रीजन फॉर रिटर्निंग ऑल बैलेंसेस में अब चाहे डेबिट बैलेंस भी हो सकता है क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, उसको अपन को ट्रीटमेंट देना है दोनों बैलेंस को, ठीक है। अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व क्या होता है भाई साहब, तुम समझो, जब भी पॉलिसी मिली है तो आप जब पॉलिसी का कोई प्रीमियम रिसीव होता है तो तुम समझाऊं मैं, देखो आपकी पॉलिसी आपने इशू करी थी 1 जनवरी 2021 को, ईयर एंड हो जाता है 31 मार्च 2021 को, और यहाँ पे आपका 1 साल के लिए आपने प्रीमियम पे कर चुके हो, 1 साल कब खत्म होगा, 1 जनवरी, वैसे तो 31 पे हो जाना चाहिए, चलो ठीक है,
31/12/2021 को, ठीक है ना, 31/12/2021 को। तो अब जो आपने प्रीमियम एक साल के लिए दिए, पर जो रिस्क है, रिस्क तो अगले साल भी जा रहा है ना, अपना अपनी बुक्स तो एक बार की यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, रिस्क तो यहाँ पे भी जा रहा है। तो आपको जो प्रीमियम रिसीव हुई है उसका एक अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व बना के रखना पड़ेगा, यहां तक का, इतने टाइम पीरियड का, ठीक है ना। यहाँ पे इतना तो आपका पीरियड कवर हो गया, पूरा का पूरा इनकम भी अभी रिकॉग्नाइज नहीं करनी है, और अगर कोई रिस्क है आपने रिजर्व बना रखा है तो रिजर्व यहाँ के पीरियड का भी अलग अलग बना के चलना है, पूरी की पूरी रिस्क इसी टाइम पे आपकी कवर नहीं हो चुकी है, ठीक है ना। तो बीच में फाइनेंशियल ईयर तो टूट गया, पर उसमें प्रीमियम वो तो नहीं दिखेगा, फाइनेंशियल से काम चलेगा, उसने तो एक साल की प्रीमियम दी, तो उसके लिए तो एक साल कभी भी खत्म हो, जब असली में होगा जब भी होगा, वो फाइनेंशियल ईयर नहीं देखेगा पॉलिसी होल्डर। तो पॉलिसी अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अराइजिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट ऑल पॉलिसी आर रिन्यूड एनुअली एक्सेप्ट इन स्पेसिफिक केसेस, ठीक है। नॉट ऑल रिस्क अंडर द पॉलिसी एक्सपायर ऑन द डेट। उस 31 मार्च की सारी रिस्क पॉलिसी एक्सपायर तो नहीं हो जाएगी, रिस्क एक्सपायर तो नहीं हो जाएगी ना, रिस्क तो कंटिन्यू होनी है उसके बाद भी। इन अदर वर्ड एट द क्लोजिंग डेट देयर इज अनएक्सपायर्ड लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी अभी भी बचेगी। मे अकर फॉर द रिमेनिंग टर्म, तो आपको कुछ रिजर्व बना के रखना पड़ेगा। अब रिजर्व कैसे बनाओगे, तो मैंने यहाँ पे आपको जो टाइम दिया था यहाँ से या तो नंबर ऑफ प्रोपोर्शनेट डेज कर लोगे, यहाँ पे इतने 3 मंथ है, यहाँ पे 9 मंथ है, तो 9/12 डिवाइड बाय जितना भी अमाउंट है वो हिसाब से आप या तो रिजर्व बना लो, आपके रिस्क रिजर्व, या तो वैसे कर लो, या फिर एक टेलर मेड डायरेक्ट रूल दे रखा है कि 50% ऑफ प्रीमियम अमाउंट डायरेक्ट रिस्क रिजर्व बना दो, या तो वो ऊपर जो मैंने बोला प्रोपोर्शनेट डेज की कैलकुलेशन कर लो, प्रोपोर्शनेट डेज 1/365 मेथड से आप कैलकुलेशन करके रिस्क एक्सपायर पीरियड बना लो, या फिर आप डायरेक्ट एक 50% ऑफ प्रीमियम अमाउंट बना लो, आपको ये इनकम टैक्स के अंदर भी इतना अलाउ हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इनकम टैक्स के अंदर क्या अलाउ हो जाएगा, जो मैं आपको बोल रहा था, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व आपने बनाया, इनकम टैक्स के अंदर कितना अलाउ होगा, इनकम टैक्स के अंदर 100% ऑफ नेट प्रीमियम इनकम इन केस ऑफ मारिन हल इंश्योरेंस, मरीन हल इंश्योरेंस, मरीन मतलब पानी वाला, हल इंश्योरेंस जो होगा ना वो तो 100% अलाउ हो जाएगा आपका 44 AD। आप जो रिस्क प्रीमियम रिजर्व बनाओगे वो अलाउ होगा ना, इनकम टैक्स के अंदर अलाउ कराना पड़ेगा, तो इनकम टैक्स के अंदर अलाउ कितना होगा, 100% ऑफ नेट प्रीमियम इनकम इन केस ऑफ मरीन हल इंश्योरेंस। बाकी जितने भी केसेस है, एक अलग ही एक्सेप्शन था भाई साहब, ये पॉइंट, बाकी जितने भी केसेस है उसके अंदर 50%। मरीन हल, अगर मरीन कार्गो भी हुआ तो भी 50% ऑफ नेट प्रीमियम इनकम ही आपका, चाहे फायर हो, मिसलिनियस इनकम हो, मरीन कार्गो हो या वेदर इंश्योरेंस हो, 50% ही आपका केवल इनकम टैक्स के अंदर अलग होगा, ठीक है। तो इतना ही आपको रिजर्व बना के चलना है। मरीन हल है, इसने 75% ही बनाया, भाई क्या करें, गलत, क्वालिफाई करो रिपोर्ट, मिनिमम 100% बनाना है मिनिमम हल इंश्योरेंस के अंदर, ठीक है। ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस, ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस क्या होता है भाई साहब, ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस होता है डेटर का इंश्योरेंस, की कोई बंदा ना माल वगैरह बेचा है, कोई बंदे ने माल बेचा है, अब उसको डर है कि माल का मेरा पैसा आएगा ही नहीं, ये डेटर तो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, विजय माल्या निकल जाएगा, वो तो फॉरेन जाके छुप जाएगा, मेरे डेटर का पैसा कौन देगा, तो मैं पहले ही इंश्योरेंस करा लूंगा कि मेरा डेटर का पैसा, अगर इस डेटर ने मेरा पैसा नहीं दिया तो इंश्योरेंस कंपनी देख तू देगी मेरा पैसा, ठीक है ना, मैं इसको तेरे लिए पहले ही प्रीमियम दे देता हूँ, ठीक है। तो अब ये है, तो अब ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस अब जो होगा नॉर्मल किस बेसिस पर होना चाहिए, ट्रेड के इंश्योरेंस की कुछ होती है कंडीशन, कि ट्रेड के इंश्योरेंस जो बंदा, मैंने अगर माल बेचा है तो मैं ही इंश्योरेंस करा सकता हूँ। फैक्टरिंग तुम समझते हो, फैक्टरिंग, फैक्टरिंग होता है ना कि मैं मेरा डेटर किसी और को बेच दूंगा, फैक्टरिंग एजेंसी को, वो फैक्टरिंग एजेंसी क्या इंश्योरेंस करा सकती है क्या उस डेटर का, नहीं, फैक्टरिंग एजेंसी नहीं करा सकती, केवल जो मैं हूं, मैं जो जिसने माल बेचा था, जिसका मेन असली में मेरा डेटर था वो बंदा, तो मैं ही केवल उसके बदले इंश्योरेंस करा सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो माल मैंने बेचा हो उसको, मेरा एक डेटर होना चाहिए, और वो डेटर किसका होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज का ही होना चाहिए। और इसके अंदर एक और कंडीशन होती है कि आप जो भी, आपको एक बार डेटर का पैसा आप दे तो देंगे हम, पर आपकी जितने भी लाइफ टाइम में आप जितना भी प्रीमियम पे करने वाले थे, 1 साल 2 साल की जितनी पॉलिसी थी, वो पूरा का पूरा प्रीमियम आपको हमको पे करना पड़ेगा, पूरा का पूरा प्रीमियम आपको हमको पे करना पड़ेगा। तो सप्लायर ऑफ गुड्स एट फेयर मार्केट वैल्यू, मैं गुड्स का सप्लायर होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज का सप्लायर होना चाहिए एक फेयर मार्केट वैल्यू, मेरा कोई कस्टमर होना चाहिए, पॉलिसी होल्डर एज ए कस्टमर, मैंने सप्लाई करा है माल, मैंने माल सप्लाई करा है, एक लिंकेज समझो, लिंकेज, मैंने माल सप्लाई करा है तो मेरा एक कस्टमर बना है, मैंने माल सप्लाई करा है मेरे कस्टमर को, तो मेरा एक ट्रेड रिसीवेबल बना है, और वो ट्रेड रिसीवेबल मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, वो ट्रेड रिसीवेबल मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, मैंने माल सप्लाई करा है, मेरा कस्टमर बना है, मेरा ट्रेड रिसीवेबल बना है, वो मेरा पैसा नहीं दे रहा है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल डज नॉट अराइज आउट ऑफ फैक्टरिंग अरेंजमेंट, में दूंगा फैक्टरिंग नहीं होना चाहिए, और सारा का सारा पेमेंट मुझे प्रीमियम का, पूरी पॉलिसी पीरियड का मुझे करना पड़ेगा, एनी अदर रिक्वायरमेंट एज प्रिस्क्राइब, ठीक है, डन। ओके नीचे चलो, री इंश्योरेंस, देखो दो चीजें होती है, एक होता है री इंश्योरेंस, एक होता है को इंश्योरेंस, ये तो क्या है री इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, एबीसी एक इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी एक एबीसी है, एक एक्सवाइजेड इंश्योरेंस कंपनी है,
मेरे साथ जो पप्पू भैया थे ना, पप्पू भैया जो बार बार इंश्योरेंस करा रहे अपने से, वो पप्पू भैया ने एबीसी से इंश्योरेंस कराया। मेरे को लग रहा है मेरी लाइबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है, मैं अकेला इसका इतना बड़ा इंश्योरेंस नहीं संभाल पाऊंगा। पप्पू भैया तो करा रहे हैं 200 करोड़ का इंश्योरेंस। मुझे लग रहा है कहीं पे भी रिस्क हो गई तो मेरी कंपनी इतना झेल ही नहीं पाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मेरी कंपनी खुद ही XYZ से री इंश्योरेंस करा देगी, XYZ से री इंश्योरेंस करा देगी। ठीक है, मैंने ऊपर बताया था ना, फॉरेन कंपनी इंश्योरेंस बिजनेस नहीं कर सकती, पर फॉरेन कंपनी की जो ब्रांच है इंडिया के अंदर, वो री इंश्योरेंस बिजनेस कर सकती है। याद आ गया? ठीक है, मैंने बोला था नीचे बताऊंगा, मैं भूलूंगा नहीं, मैंने जो बोला था नीचे बताऊंगा वो बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो अब एबीसी इंश्योरेंस कंपनी जो मेरी खुद की कंपनी है, वो री इंश्योरेंस करा लेगी XYZ से। पप्पू भैया तो बीच में आए नहीं, पप्पू भैया ने तो मेरे से करा रखा है। पप्पू भैया तो पैसा पैसा मांगेंगे, वो भी मेरे से ही मांगेंगे, पर मैं जो हूँ, मैं बाद में XYZ से मांगूंगा। 50 करोड़ का हो सकता है, मैंने 200 करोड़ था, 200 करोड़ में मैंने बोल दिया 80 करोड़ का तू झेल ले। तो 120 करोड़ के लिए मैं लायबल होगा, 80 करोड़ के लिए ये बंदा लायबल होगा। ठीक है, तो अभी जो भी गणित होगी, जो भी चीजें ट्रांजेक्शन चलेगी, वो हम दोनों के बीच अलग से चलेगी। पप्पू भैया तो केवल मेरे से डील करेगा। डन। तो अब ये हो गया। चलो मिटाया कि मैंने, एक ये एबीसी है और एक यहाँ पे क्या थी, XYZ। ये एबीसी है, इसको कहेंगे सीडिंग कंपनी, इसको कहेंगे सीडिंग कंपनी। और ये इसको कहेंगे री इंश्योरर। ठीक है, ये री इंश्योर, ये सीडिंग कंपनी। सीडिंग मतलब जो अपनी रिस्क लाइबिलिटी पास ऑन कर रही है, सीड कर रही है। सीड मतलब होता है पास करना। ठीक है, सीडिंग कंपनी, री इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट सर्टेन स्पेसिफाइड शेयर रिस्क एंड लाइबिलिटी। शेयर हो रहा है उसको। सीडिंग कंपनी से ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अब कितने तरह के री इंश्योरेंस होते हैं भैया? देखो, टाइप ऑफ री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस, फिर होता है ट्रीटी री इंश्योरेंस। ट्रीटी री इंश्योरेंस के अंदर भी दो तरह के होते हैं, प्रोपोर्शनेट एंड नॉन प्रोपोर्शनेट। इसके अंदर भी ये चार होते हैं, ये दो होते हैं। इनके बारे में आईसीआई ने बुक के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर रखा, पर हो सकता है आईसीआई इसको एमसीक्यू में ले ले। एक ये चार को, ये चार होते हैं प्रोपोर्शनेट, ये दो होते हैं नॉन प्रोपोर्शनेट। इसको पढ़ लेना तुम एक बार, हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले आईसीआई। बाकी इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रखा। ठीक है, तो फैकल्टेटिव और एक ट्रीटी इंश्योरेंस। फैकल्टेटिव के अंदर क्या होता है? फैकल्टेटिव के अंदर होता है ईच रिस्क का अलग अलग नेगोशिएशन होता है। ईच रिस्क का एक एक रिस्क, जो जो भी एक एक रिस्क हो रही है। फायर रिस्क अलग हो गई इस लोकेशन की, भिलवाड़ा ब्रांच की फायर रिस्क अलग हो गई, कि किसी भी कंपनी के अंदर भिलवाड़ा ब्रांच का अगर फायर रिस्क होगी तो मैं वो अलग से ट्रांसफर कर रहा हूँ, उदयपुर ब्रांच की मैं अलग से ट्रांसफर कर रहा हूँ, मुंबई ब्रांच की मैं अलग से ट्रांसफर कर रहा हूँ। एक एक रिस्क चेक कर करके मैं री इंश्योर करा रहा हूँ, एक एक रिस्क चेक कर करके मैं री इंश्योर करा रहा हूँ। वही ट्रीटी रिस्क होती है कि बल्क के अंदर मैंने पूरा पकड़ा दिया, बल्क के अंदर मैंने पूरा पकड़ा दिया, कि भाई प्रपोर्शनेट के अंदर तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया, प्रपोर्शनेट के अंदर तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि जितनी भी भिलवाड़ा, एक तो मैंने क्या था, भिलवाड़ा ब्रांच, ये तो होगी लोकेशन बेसिस के ऊपर भिलवाड़ा ब्रांच। अब मैं इसमें भी बोलूँ कि भिलवाड़ा ब्रांच की फायर रिस्क होगी, वो फायर रिस्क को मैं तुझे ट्रांसफर कर रहा हूँ। और जो मरीन रिस्क होगी इस कंपनी की भिलवाड़ा ब्रांच की, वो मरीन रिस्क मैं खुद रख रहा हूँ, वो ट्रांसफर नहीं कर रहा, वो ट्रांसफर नहीं। पर प्रपोर्शनेट रिस्क के अंदर क्या होगा, कोई भी लोकेशन बेसिस पे, कोई भी कंपनी बेसिस पे, कुछ भी किसी भी एक फुल्ली बेसिस पे मैं पूरी की पूरी रिस्क तेरे को सामने वाले को ट्रांसफर कर रहा हूं, कि इस रिस्क के अंदर इस लोकेशन की, टोटल लोकेशन की 80% रिस्क मेरी होगी, 20% तेरी होगी, या फिर कोई भी परसेंट डिसाइड कर लिया, प्रपोर्शन कर दिया कि 80% प्रीमियम मेरा होगा, 20% प्रीमियम तेरा होगा, 80% लाइबिलिटी मेरी होगी, 20% लाइबिलिटी होगी। मतलब मैं एक एक रिस्क छाटने नहीं बेच रहा कि फायर रिस्क को मैंने अलग छाटा, भिलवाड़ा रिस्क को मैंने अलग छाटा, मरीन रिस्क को मैंने अलग छाटा, एक एक सोच सोच के ट्रांसफर कर रहा हूं। नहीं, जितनी भी लोकेशन पे, इस लोकेशन पे रिस्क है, 80% तेरी, 20% मेरी। या फिर इस बदले में ये भी बोल सकता हूँ, जितनी भी फायर इंश्योरेंस रिस्क है, चाहे वो किसी भी लोकेशन की हो, 80% तेरी, 20% मेरी। मतलब किसी भी बेसिस पे मैंने एडॉक बेसिस पे उसको पकड़ा दिया है, परसेंट शेयर कर दिया है उसको मैंने। ठीक है, ये हो गया। नॉन प्रोपोर्शनेटिटी होती है, यहाँ पे तो अपने प्रोपोर्शन कर दिया था 80% 20% उस हिसाब से। नॉन प्रोपोर्शनेटिटी यहाँ पे अपन ने क्या करा था, एक तो प्रीमियम अमाउंट और सम इंश्योर्ड अमाउंट के बेसिस पे गेम खेला था। प्रीमियम अमाउंट और सम इंश्योर्ड अमाउंट अपन दोनों आपस में बांट लेते हैं 80-20 के अंदर। यहाँ पे होता है लॉस, लॉस, ये लॉस के बेसिस पे आता है। मेरा इसका एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ लॉस के बेसिस पे। अगर 120 लाख तक का लॉस हुआ, अगर 120 लाख तक का लॉस हुआ, तो मैं 100 लाख तक की गारंटी मेरी, 20 की तेरी। हर बार मैंने कहा लॉस का अमाउंट मेरा फिक्स कर लिया, मेरी जो ओरिजिनल कंपनी है इंश्योरेंस की, ओरिजिनल इंश्योरर, कि 100 लाख तक का तो लॉस मैं बियर करूंगा, इसके ऊपर का जो भी होगा लॉस वो तू बियर करेगा, इसके ऊपर का लॉस वो तू बियर करेगा। तो वो नॉन प्रोपोर्शनेट होगा, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे नहीं हुआ ना। एक अमाउंट तक स्पेसिफाई मैंने लिमिट फिक्स कर दी, यहाँ तक का मैं बियर करूंगा, आगे का तू बियर करेगा। ये हो गया नॉन प्रोपोर्शनेट। ठीक है, चलो। फैकल्टेटिव,
कॉन्ट्रैक्ट रिलेट्स टू वन पर्टिकुलर रिस्क, अलग अलग रिस्क की, हर रिस्क को अपन सेपरेटली कंसीडर करते हैं, मैंने बोला था हर रिस्क नेगोशिएटेड सेपरेटली। अब अपन एक एक रिस्क अलग अलग सेपरेटली क्यों नेगोशिएट कर ले, सारी सारी एक साथ क्यों नहीं दे रहे अपन उसको भाई। हो सकता है कोई भी ऑटोमेटिक कवरेज नहीं ले रखा हूं, ऑटोमेटिक कवरेज मतलब भिलौड़ा ब्रांच का पूरा एक ऑटोमेटिक कवर ले रखा है अपन ने, मुंबई ब्रांच का एक अलग ऑटोमेटिक कवर ले रखा है कि जो भी इस ब्रांच का एक कवर होगा वो पूरा का पूरा ऑटोमेटिक एक ऑटोमेटिक दूसरे जने को ट्रांसफर हो जाएगा। या तो ऑटोमेटिक कवर ही नहीं है, कोई पूरा ऑटोमेटिक कवर नहीं है, या फिर ऑटोमेटिक कवर एग्जॉस्ट हो गया कि 100 करोड़ का ही था ऑटोमेटिक कवर, 100 करोड़ तो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गया, ये तो एक नई 1 करोड़ की एक्स्ट्रा रिस्क आई है, तो वो मुझे अलग से रीइंश्योर करनी पड़ेगी। या तो कोई ऑटोमेटिक कवर नहीं है, या ऑटोमेटिक कवर एग्जॉस्ट हो चुका है, या फिर ऑटोमेटिक कवर भी है एग्जॉस्ट भी नहीं हुआ है, पर वो रिस्क ऑटोमेटिक कवर के अंदर एग्जॉस्ट नहीं कवर ही नहीं होती। फायर रिस्क हो सकता है जो मैंने ऑटोमेटिक कवर ले रखा है, वो फायर रिस्क उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं हो, तो फायर रिस्क मुझे अलग से दूसरे को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिक कवर है पर एग्जॉस्ट, या तो ऑटोमेटिक कवर नहीं है या एग्जॉस्ट हो गया, या फिर वो रिस्क उसके अंदर कवर होती नहीं है, या फिर वो हर टेक्निकल नेचर की, हर रिस्क एक टेक्निकल नेचर की है, वो मुझे अलग अलग सोच समझ के ही ट्रांसफर करनी पड़ेगी। कोई भी ऑटोमेटिक कवर नहीं है, ऑटोमेटिक कवर एग्जॉस्ट हो गया, रिस्क इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रीटी, नॉट वांट टू रीइंश्योर ट्रीटी ओवरबर्डन। अब नॉर्मल रिस्क हो सकती है, या फिर हर चीज टेक्निकल गाइडेंस चाहिए मुझे, ठीक है ना, टेक्निकल गाइडेंस, हर एक रिस्क एक टेक्निकल गाइडेंस है, वो चीज सोच समझ के मुझे ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ट्रीटी रीइंश्योरेंस, रीइंश्योरेंस आर विद इन द लिमिट ऑफ ट्रीटी। अब वो लिमिट किसी भी बेसिस पे हो सकती है, मैंने कहा था ना, मॉनेटरी अमाउंट हो सकता है, जियोग्राफिकल लोकेशन बेसिस पे हो सकता है, सेक्शन ऑफ बिजनेस हो सकता है, ऑब्लिगेटरी फॉर रीइंश्योरर टू एक्सेप्ट ऑल द रिस्क विद इन स्कोप ऑफ ट्रीटी। ट्रीटी में जितनी भी रिस्क है वो सारी उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। प्रोपोर्शनल ट्रीटी हो सकती है, नॉन प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनलिटी किसके बेसिस पे चलती है, प्रो राटा चलती है, सम इंश्योरेंस प्रीमियम के बेसिस पे या फिर लॉस के बेसिस पे, ये केवल लॉस के बेसिस पे चलती है रेदर देन सम इंश्योर, जो मैंने तुमको ऊपर समझा दिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब री इंश्योरेंस इनवर्ड, री इंश्योरेंस आउटवर्ड को कैसे मैं वेरीफाई करूंगा। री इंश्योरेंस इनवर्ड मैंने यहाँ पे मतलब समझा दिया, वी आर री इंश्योरर, वी आर री इंश्योरर, मैं लाइबिलिटी ले रहा हूं। री इंश्योरेंस आउटवर्ड के अंदर मैं लाइबिलिटी किसी को ट्रांसफर कर रहा हूं, आउटवर्ड किसी को बाहर ट्रांसफर कर रहा हूं, लाइबिलिटी री इंश्योरेंस बाहर से करवा रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं कैसे चेक करूंगा एज एन ऑडिटर री इंश्योरेंस इनवर्ड और आउटवर्ड, अगर किसी कंपनी ने करा है तो मैंने इसकी एक ट्रिक बना हुई है, वो ट्रिक है मैंने एग्रीमेंट करा है फॉरेन करेंसी के साथ, मैंने एग्रीमेंट करा है फॉरेन करेंसी परचेस करने का, मैंने एग्रीमेट करा है फॉरेन करेंसी परचेस करने का, इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी या बैंक कमीशन भी चार्ज कर रही है, इसके लिए कमीशन भी चार्ज करी। मैंने बैंक से एग्रीमेंट करा है, मैंने बैंक से एग्रीमेंट करा है फॉरेन करेंसी परचेस करने का, क्या समझो, मैंने बैंक के साथ एक एग्रीमेंट करा है फॉरेन करेंसी परचेस करने का, इसके लिए बैंक कमीशन भी चार्ज कर रही है, लॉजिकल है ना, मैंने बैंक के साथ एग्रीमेंट करा है फॉरेन करेंसी परचेस करने का, इसके लिए बैंक कमीशन भी चार्ज कर रही है। पर जब ईयर एंड पे मैंने क्लोजिंग बैलेंस का कंफर्मेशन मंगाया, पर जब मैंने ईयर एंड पे क्लोजिंग बैलेंस का कंफर्मेशन मंगाया, ईयर एंड पे क्लोजिंग बैलेंस का कंफर्मेशन मंगाया, क्लोजिंग बैलेंस का कंफर्मेशन मंगाया, तब मैंने देखा बैंक ने तो कोई प्रोविजन ही नहीं बना रखा मेरे लिए, बैंक ने तो कोई प्रोविजन बनाई नहीं रखा मेरे लिए। मैंने जब बैंक से एग्रीमेंट कर रखा है फॉरेन करेंसी परचेस करने का, जिसके लिए बैंक कमीशन भी चार्ज करेगी, जिसके लिए बैंक कमीशन भी चार्ज करती है, तो मैंने जब बैंक से क्लोजिंग बैलेंस का कंफर्मेशन मंगाया, क्लोजिंग बैलेंस का कंफर्मेशन मंगाया, तब मेरे को पता पड़ा बैंक ने तो कोई प्रोविजन ही नहीं बना रखा, बैंक ने तो कोई प्रोविजन ही नहीं बना रखा। बस अब ये देखो, मैंने एग्रीमेंट करा बैंक के साथ फॉरेन करेंसी परचेस करने का, इसके लिए बैंक ने कमीशन भी चार्ज करा है, पर जब मैंने क्लोजिंग बैलेंस का कंफर्मेशन मंगाया, मैंने जब क्लोजिंग बैलेंस का कंफर्मेशन मंगाया, तब मुझे पता पड़ा बैंक ने तो कोई प्रोविजन ही नहीं बना रखा, बैंक ने तो कोई प्रोविजन ही नहीं बना रखा। बस अब ये पॉइंट इनको बड़ी मेहनत से मैंने आपस में जमाया है, ये टेबुलर फॉर्मेट में असली में नहीं होते, दोनों अलग अलग पॉइंट है, पर दोनों के अंदर जो जो कॉमन पॉइंट्स थे ना, मैंने वो रख के टेबुलर फॉर्मेट में जमा दिया है। बड़ी मेहनत लगी इसको जमाने के अंदर, आईसी ने बड़ा फंबल वर्ड जंबल वर्ड खेल रखा था, ठीक है ना। चलो, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट करा है तो एग्रीमेंट, जो री इंश्योरेंस करा है ना, वो एज पर एग्रीमेंट ही होना चाहिए, री इंश्योरेंस जो भी आपका है वो एज पर एग्रीमेंट ही होना चाहिए, सेम पॉइंट, री इंश्योरेंस आउटवर्ड भी एज पर एग्रीमेंट ही होना चाहिए। फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी के अंदर क्रेडिट पॉइंट है, अगर फॉरेन करेंसी में जो भी आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, वो फॉरेन करेंसी के ट्रांजेक्शन के लिए AS11 यूज लो आपका करेंसी ट्रांजेक्शन ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है ना, AS11 आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपने कोई भी आउटवर्ड पैसा भेजा, आउटवर्ड पैसा भेजा, तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन लाइक फेमा, फेमा आप बोल सकते हो, फेमा आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, क्या कंप्लाई करने का पड़ेगा आपको, फेमा कंप्लाई करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। तो यहाँ पे जो है री इंश्योरेंस इनवर्ड, री इंश्योरेंस इनवर्ड बोल रहा है कि आपको AS11 फॉलो करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में, या पे बोल रहा है कि आपको फेमा फॉलो करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। कमीशन, कमीशन इज कैलकुलेटेड एज पर द एग्रीमेंट,
दोनों जगह सेम पॉइंट है, कैलकुलेटेड एज पर द एग्रीमेंट, एज पर द एग्रीमेंट। क्लोजिंग रिटर्न, अब क्लोजिंग रिटर्न क्या होता है देखो, एक होता है क्लोजिंग रिटर्न, एक होता है अंडरराइटिंग रिटर्न, एक तरह से तुम सेम मान के चलो, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। क्लोजिंग रिटर्न ये होता है कि जब भी आपने री इंश्योरेंस करा, तो जब ईयर एंड होता है या क्वार्टर एंड होता है, जो भी होता है बीच बीच के अंदर, तो वो क्या करता है, जो मेन कंपनी ओरिजिनल कंपनी होती है, वो ओरिजिनल कंपनी क्लोजिंग रिटर्न या अंडर राइटिंग रिटर्न सामने वाले को फर्निश करती है कि इस साल के अंदर अपन ने जो आपस में इस कंपनी का जो री इंश्योरेंस कराया मैंने तुमसे, उस कंपनी से मुझे इतनी प्रीमियम आई, मैं तुम्हें इतनी पास ऑन कर रहा हूँ, इतना क्लेम आया, इतने क्लेम में से तुम लायबल हो, मतलब जितना भी पर्चा चिट्ठा होता है उसकी समरी वो क्लोजिंग रिटर्न के अंदर उसको बता देता है। तो क्लोजिंग रिटर्न मिला है, उसके हिसाब से अपन को तय करना है। ऑडिटर शुड वेरीफाई वेदर द क्लोजिंग रिटर्न हैव बीन रिसीव, क्लोजिंग रिटर्न रिसीव हो गया और उसी हिसाब से अपन ने प्रीमियम और क्लेम बुकिंग करी है। अंडर राइटिंग रिटर्न यहाँ पे रिसीव हो गया, यहाँ पे क्लोजिंग रिटर्न, यहाँ पे अंडर राइटिंग रिटर्न रिसीव हो गया, उसी हिसाब से अपन प्रीमियम क्लेम पे टैली कर रहे हैं अपना ऑडिटर फिगर के साथ, ठीक है ना, सेम चीज है। अब है बैलेंस कंफर्मेशन। बैलेंस कंफर्मेशन सामने वाले री इंश्योरर से मंगाना है या री इंश्योरी से मंगाना है, ठीक है ना, ओरिजिनल इंश्योरर या री इंश्योरर। क्लोजिंग बैलेंस कंफर्मेशन मंगाना है अपन को उससे। प्रोविजन बनाना है, चेक वेदर लार्ज क्लेम रिक्वायर एनी प्रोविजनिंग, लार्ज क्लेम को कोई प्रोविजनिंग चाहिए क्या, यहाँ पे क्या है इंश्योरेंस वर्ड के अंदर, लार्ज क्लेम को कोई प्रोविजनिंग चाहिए क्या, यहाँ पे कि इंडिविजुअल अकाउंटमेंट को कोई प्रोविजन चाहिए क्या, हर इंडिविजुअल अकाउंट को रिव्यू करो कि किसी में प्रोविजन बनाने की जरूरत है क्या अपन को। यहाँ पे प्रोविजन में एक और दो पॉइंट हो गए प्रोविजन से, एक प्रोविजन से क्या है कि अपन ने कोई भी अगर बना रखा है प्रोविजन रिकवरेबल नेचर का, क्या वो रिकवर असली में होगा क्या, कोई डाउटफुल नेचर तो नहीं है ना, उसको राइट ऑफ करो, कोई भी डाउटफुल रिकवरी हो तो उसको राइट ऑफ करो। सेम इधर ही कि लॉस रिकवरेबल का, अगर अपन ने री इंश्योरर से कोई लॉस रिकवरेबल का प्रोविजन बना रखा है, क्या वो प्रोविजन अपन को मिल जाएगा ना, वो प्रोविजन असली में रिसीव तो हो जाएगा ना जो अपन ने लॉस रिकवरी का प्रोविजन बनाया, अगर नहीं मिलेगा तो उसको राइट ऑफ करो, सेम चीजें, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो तुम ऊपर पढ़ लेना। अब एक होता है को इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस मैंने समझा दिया, को इंश्योरेंस होता है, ऊपर री इंश्योरेंस और को इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। को इंश्योरेंस होता है क्या पे, तो पप्पू भैया थे पहले, क्या था, पप्पू भैया केवल मेरे से ही डील करे थे, मेरी कंपनी थी, फिर मैं आगे दूसरी कंपनी से री इंश्योरेंस कराया था। यहाँ पे पप्पू भैया ने पहले ही समझदारी दिखाई, पप्पू भैया कर रहे हैं कि 40% रिस्क तो मेरे से कवर करा ली, 60% दूसरी कंपनी से करा ली, ABC XYZ। 40% तो एबीसी इंश्योरेंस कंपनी से रिस्क कवर करा ली, 60% एक्सवाइजेड से करा ली, तो ए और बी। तो अब यहाँ पे एबीसी को भी पता है, एक्सवाइजेड को पता है, पर एक इनमें से एक कोई लीड इंश्योरेंस होगा, जनरली जिसके पास ज्यादा रिस्क होती है वो लीड को इंश्योरेंस कहलाता है जनरली। बाकी अगर पप्पू भैया डिसाइड कर दे कि ये लीड है तो ये लीड होगा, ठीक है ना। तो अब असली के अंदर जो प्रीमियम आएगी, जितना भी सेटलमेंट होगा, जो भी होगा, वो सब होगा एबीसी के साथ ही, प्रीमियम आना, क्लेम जाना, सब कुछ। और अब जो जो ये एबीसी होगा ना, एबीसी हर टाइम टू टाइम बेसिस पे एक रिटर्न, जैसे ऊपर अंडर राइटिंग रिटर्न क्लोजिंग रिटर्न था ना, वैसे एक सेम रिटर्न वगैरह सेटलमेंट नोट वगैरह इसको देता रहेगा एक्सवाइजेड को अकाउंटिंग के लिए। सेटलमेंट नोट वगैरह देगा कि इतना प्रीमियम मिला, इतना क्लेम दिया, प्रोविजन इतना इतना बनाया, वो सब ये देता रहेगा एबीसी और एक्सवाइजेड आपस में डीलिंग भी करेंगे, ठीक है ना। चलो, इंश्योर्ड चूज मोर देन वन इंश्योरर फॉर द सेम ट्रांजेक्शन ऑफ रिस्क। लीडर ऑफ इंश्योर बिजनेस इंश्योरर रिसीव प्रीमियम एंड इश्यू पॉलिसी, जो लीडर होगा वो प्रीमियम भी इश्यू करेगा, पॉलिसी भी इश्यू करेगा, सेटल भी वही करेगा क्लेम को, है यही था। चलो, ये तुम पढ़ लेना, बस एक है कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट है, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर आपको वैल्यूएशन करना है, रियल इस्टेट मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इंश्योरेंस कंपनी ने रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में, तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे वैल्यू होगी वो रियल इस्टेट प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट टू रिवैल्यूएशन एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 ईयर, 3 साल के अंदर एक बार रिवैल्यू करना पड़ेगा, बाकी हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे रिवैल्यू होगी। बाकी ये नॉर्मल चीज़ें तुम पढ़ लेना, रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह किधर उधर जाएगा, नॉर्मल चीज़ें जो तुम पहले ही पढ़ चुके हो सब एफआर के अंदर। और अगर इक्विटी के अंदर या डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर मैंने जो मार्केट में ट्रेड होता है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होगा, किस पर रिकॉर्ड होगा, फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होगा। डन। और अनलिस्टेड अदर देन एक्टिवली ट्रांजेक्शन, अनलिस्टेड हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे होगा। ओके, डन, खत्म कर दिया लेक्चर, बहुत ही जल्द दूसरे लेक्चर के साथ मिलेंगे। फर्दर आपको बहुत से नोट्स मेरे फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ये बुक परचेस करनी है तो पूरी की पूरी फुल बुक तो आपको परचेस करनी पड़ेगी, बहुत सस्ते में, नीचे देख लो आप। पर अगर आपको फ्री के अंदर भी बहुत से नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, नीचे लिंक मैंने गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, चलो बाय बाय, टाटा, सी यू।